हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम, भारत माता की जय। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही शानदार, लाजवाब, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत ही शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। तो फिलहाल आज का हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट नंबर 5। यहाँ पर हम बात करने वाले होंगे जीपी के बारे में, फिर एचपी के बारे में और उनकी कुछ स्पेशल कंडीशन से रिलेटेड आपके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन बनते हैं जो केवल और केवल उनकी कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, यानी एपी की कंडीशन, जीपी की कंडीशन और एचपी की कंडीशन पर। ठीक है जी। तो ये अभी एक दिन और टॉपिक चलने वाला है, यानी ये कल तक और जाएगा और तब ये टॉपिक जाके समाप्त हो पाएगा, यानी कि ये 6 लेक्चर में कवर होने वाला है। तो फिलहाल एक बार बताएंगे आप लोग अपने बारे में कि आप लोग कैसे हैं और आपकी पढ़ाई, आपका रिवीजन कैसा चल रहा है। प्राची, पूजा, शिल्पी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ज्योति, ज्योतिष, गुड मॉर्निंग सभी को। पवन, चलिए भाई। आशुतोष, दिवेश, विजय, विजय, सौरभ, रीना, आप सभी को जो है ना गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है, राम राम, भारत माता की जय। कैसे हैं भाई, एक बार ये भी बता दें। बढ़िया हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार भाई। तो शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। उससे पहले कुछ बातें, पहले कुछ बातें यही हैं कि किसी को इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम देखते हैं तो पैनिक होने की रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल नहीं है। उसका रीज़न यही है कि हमें स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। बाकी कोशिश मैं ये करूँगा, जैसे आपको ये पता है, अच्छा सभी लोगों को मैंने बताया भी है सिलेबस के बारे में जो डिस्कस किया था पहले। शुरुआत कोई वीडियो मैंने पहले जो मैंने शुरुआती वीडियो बनाई थी यूट्यूब पर, कि उसमें मैंने ये बोला था कि आपका परसेंटेज कितना है। आप अगर बात करोगे 11th एंड 12th के सिलेबस के बारे में, बात करोगे ग्रेजुएशन के सिलेबस के बारे में, उन दोनों के बीच का परसेंटेज यानी रेशियो कितना है। तो आपको मैंने बताया था 65 to 70% आपका सिलेबस जो है वो आपके 11th एंड 12th का है। और बाकी अगर बात करी जाए तो 30 to 35% आपका ग्रेजुएशन का है। दूसरी बात और बताई जाए, अभी लास्ट के एग्जाम में 91 क्वेश्चन आपके 11th 12th की मैथ से बने थे। बाकी के क्वेश्चन आपके इससे आए हैं, यानी कि 29 से 30 क्वेश्चन आपके बने थे किससे, ग्रेजुएशन वाले सिलेबस से। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, कितने क्वेश्चन हो जाने से आपका कट ऑफ क्लियर हो गया था। लगभग जिस बंदे ने 60 क्वेश्चन भी कर लिए थे, जिसके 60 क्वेश्चन करेक्ट थे, उसका भी सिलेक्शन हो गया था। तो फिलहाल आप खुद सोच के देखो, अगर 90 में से अगर हम 60 क्वेश्चन केवल और केवल अपने 11th एंड 12th वाले सेक्शन से कर सकते हैं तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? देखो, पैनिक होने से बेहतरीन चीज़ पता है क्या है? पैनिक होने से बेहतरीन चीज़ ये है कि भाई हम अपने जो हमारे साथ में हो रहा है या जो हम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से किया जाए। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे भी हैं इनमें से कि एकदम पैनिक हो जा रहे हैं, मतलब अरे सर ये हो जाए, ऐसे हो जाए। भाई आपको भी पता है कि यार कोई भी काम किया जाता है उसमें समय लगता है, समय सेट किया जा रहा है, समय लगता है। बाकी रही बात, मैंने सॉल्यूशन आपको सारे दे रखे हैं कि कब से क्या क्या हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो भी मैंने आपको दे रखा है। ठीक है। रही बात टॉपिक वाइज जो आप बोलते हो ना कि एक बार हमें थोड़ा प्लानर पता चल जाए, दरअसल मैं प्लानर को लेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी ये बात पता होगी कि प्लानर में अगर मैं ये आपसे बोलूंगा कि भाई ये टॉपिक, आपको नहीं पता है क्या कि ये टॉपिक कितने दिन चलने वाला है? आपको नहीं पता है क्या? ये टॉपिक 5वीं क्लास अगर है तो नॉर्मल सी बात है, कल इसकी 6ठी क्लास होगी, 7वीं क्लास भी हो सकती। तो प्लानर में ये थोड़ा सा बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बस प्लानर में यही बताया जा सकता है कि भाई हम सिलेबस लेके आए, उसको लिख दें। लेकिन प्लानर में ये बता पाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि हो सकता है आप में से, जैसे भी सेकेंड क्लास थी इसी सीक्वेंस की, और इसके बाद में जो 4th क्लास थी, यानी कि कल की जो क्लास थी, उसमें भी टाइम मेरा गया कि नहीं गया। तो ये थोड़ा बता पाना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं यार, अगर मेरे पास में 5 लेक्चर हैं तो बस काम करो। ठीक है। और रही बात, आप लोग सभी लोग समझदार हो, आप ये बताओ मुझे कि मैं अगर बीच में भी ग्रेजुएशन का भी सिलेबस, अगर ग्रेजुएशन का भी टॉपिक अगर बीच में पढ़ाता हूँ तो क्या आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे? मतलब कनेक्ट कर पाएंगे 11th और 12th के? जब तक मेरा कोई 11th और 12th का कोई एक सेक्शन मजबूत नहीं होगा या हमारे पास में वो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो हम कनेक्ट कैसे कर पाते हैं? दूसरी बात ये है, मैंने ये तो नहीं बोला कि ग्रेजुएशन का सिलेबस मैं सबसे आखिरी में कराऊंगा। मैंने तो यही कहा था ना कि अभी पहले समय दीजिएगा, और जैसे ही अब 11 मतलब 10 11 या 15 तारीख के समथिंग में
बीच बीच में कोई ना कोई टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे जो आप रेवेलेंट कर सकते हो 11th और 12th के टॉपिक से, ये मैंने बोला था। नहीं पता चले आप ये बताओ कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बस यही है, रिक्वेस्ट ये है आप मेरी आपसे कि आप बस केवल पढ़ने पे फोकस करो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपके पास वर्कशीट आ रही है उनको आप करिए, ठीक है। पैनिक होने की किसी की ज़रूरत है नहीं कि हाँ भाई हम बहुत दिक्कत में है या हमें ये मिल जाए ये कर जाए, तो ऐसे करने से ना ही कुछ आपका भला होगा और ना ही मेरा भला होगा, ना ही आप हमसे वो चीज़ें आउटपुट ले सकते हो, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम एक ही बार में सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं डाल सकते। बात समझ रहे हो ना आपको? तो बस यही आपके पास में है, बस धीरे धीरे आराम से चलो। और ये गारंटी मेरी कि मैंने अगर सिलेबस का जिम्मेदारी अगर ली है कि मैं दिसंबर तक करूँगा तो करूँगा। आप इस पे बेफिक्र रहिए कि ये टॉपिक कितने दिन चलता है, बस आप ये देखो कि इस टॉपिक की औकात क्या है, जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसकी औकात क्या है, बस इतना देखो। मैं कहाँ तक उसके तह तक जा रहा हूँ, उसके अंदर तक जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, कोई चीज़ रह तो नहीं रही है, ये देखना है आपको। और दूसरी बात, वेरीफाई करना है। आप सभी लोग समझदार हो इस चीज़ में, अगर देखा जाए, अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट का या कोई भी क्वेश्चन का अगर मैं कोई शॉर्टकट मेथड भी बताता हूँ ना, बस 1 मिनट बस रुक जाओ, अगर मैं कोई भी क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड बताता हूं तो आपकी बस केवल इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें है कि आप बेसिक और मेरा जो शॉर्टकट मेथड है उसको वेरीफाई कर लो बस। अगर वेरीफाई कर लिया तो फिर ठीक है, अगर वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपकी भी कमी है। फिर आपका कोई फिर ये मतलब बात करी जाए तो फिर आपका ये कोई दायित्व तो नहीं बनता है, ना ही आप ये हमसे पूछ सकते हो कि आया कहाँ से, ठीक है। तो इतना कर लीजिएगा आप, बाकी सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से जितना भी मैं मेहनत कर पा रहा हूँ वो मैं यहाँ से आपको आउटपुट दे पा रहा हूँ, जितना भी है बहुत अंदर तक जा रहा हूँ, टॉपिक के बहुत अंदर तक, जितनी इसकी औकात है, जितनी क्षमता है। चलिए भाई, ये आपका कल मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, बहुत सारे लोगों ने इसका नहीं आंसर बता पाया। आप एक बात बताओ, बड़े प्यार समझो, कि ऐसे कितने धन पूर्णांक है जो 1000 या उससे कम तथा जो ना तो 10 ना ही 15 ना ही 25 से विभाज्य होते हैं। तो ना तो भैया 10 से विभाज्य होते हैं, ना तो वो 15 से, ना ही 25 से। तो इसका मतलब तो भाई वही हो गया ना कि 3 यहाँ पर सेट दिए गए हैं, हमें कैसे सॉल्व करना होगा, हमको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें जैसे ये 1000 है, 1000 में हमने क्या कर दिया, पहले तो 10 का डिवाइड कराया, ग्रेटेस्ट इंटीजर की चपेट में लो, प्लस सेम पैटर्न मैंने क्या कर दिया, 1000 में मैंने क्या बोला कि भाई 15 का डिवाइड करवा दो। उसी प्रकार से फिर मैंने क्या कर दिया, 1000 में 25 का डिवाइड करवाया, हो गया भाई। आप ये ना बोलना कि अभी 25 से सर ये तो डिवाइड बोल नहीं रहा, मैंने कहा थोड़ा वेट कर लो, ये डिवाइड करवाया। अब 2-2 का डिवाइड होगा। अच्छा जी, कैसे 2-2 का डिवाइड होगा, तो अब एलसीएम लोगे 10 और 15 का। अच्छा, 10-15 का एलसीएम कितना होता है, बोलोगे 30 होता है, तो 30 से डिवाइड कर दो। अच्छा जी, इसी बात माइनस 15 और 25 का एलसीएम कितना होता है, तो 75 होता है। 15-25 का एलसीएम कितना होता है, 75 होता है, तो 75 से आप क्या कर देना, डिवाइड कर देना। इसी प्रकार से अब 25 और 10 का एलसीएम कितना होता है, तो 25 और 10 का एलसीएम होता है 50, ठीक है। अब क्या काम करना है, तीनों के एलसीएम से डिवाइड करके ऐड करना है, यानी कि ये 1000 है, और 1000 में जब हम 25, 15 और 10 से अगर देखेंगे तो आपको भी पता है 25, 15, 10 का जो एलसीएम आएगा, 25 दूना 50 और 75 150, 10 यानी 150 आ जाएगा इसका। अब ये कैलकुलेशन आपकी है, मेरी नहीं है कैलकुलेशन, ठीक है जी, कैलकुलेशन मेरी नहीं है भाई। अब ये बताओ ये कितना बना कर देगा, बोलोगे 100 बना कर देगा, प्लस 15 से भाग करोगे, 15 गुणा 6 यानी 15 छक्का 90, 4 बनेगा, सॉरी 10 बनेगा, फिर से 90। तो अब यहाँ पर देखें 25 चौको 100 यानी कि कितना आ जाएगा 40, ये 0 से 0 गया 33, तो यानी कि माइनस का 33 हो जाएगा। यहाँ 75 से भाग करोगे तो 75 1 और बनेगा 200, 250, तो 75 तिया यानी 225 यानी कि माइनस का 13, 20, और इनका अगर डिवाइड कराएंगे तो 15 100 में 15 गुणा 6 90, ठीक है जी। तो ये हम इनसे डिविजिबल वाले टर्म से निकाल रहे हैं, आप इनको जरा जोड़ के रखो, कितना हो जाएगा 206, 206 212, तो 212, 212 में कितना चला जाएगा, बोलोगे 3 और 3 6 और 46, 12 में से 6 चला जाएगा तो 6 बचेगा, हाँ जी, और यहाँ बचेगा 20 में से 4 चला जाएगा, कितना आएगा
तो 16। लेकिन ये तो मेरे पास वो नंबर आया ना जो इनसे विभाजित हो रहे हैं, आपसे पूछ रहा है कि वो विभाजित होता ही नहीं है। आपसे तो कोई ये पूछ रहा है ना कि ये तो विभाजित ही नहीं होता है। तो आपके पास में जो एक्चुअल नंबर आएंगे, फाइनल टच जो आपका नंबर होगा वो क्या होगा? फिलहाल टोटल नंबर आपके पास में 1000 हैं, उनमें से 10, 15, 25 से विभाजित होने वाले नंबर 146 हैं। इनको आप माइनस कर दोगे तो ना विभाजित होने वाले नंबर आ जाएंगे। 10 में से 6 चला जाएगा 4, यहां बचेगा कितना? 9, 9 में से 4 चला जाएगा 5, और यहां पर बचेगा 8। तो फिलहाल मेरे पास में कितना नंबर है? 854। ऑप्शन नंबर बी राइट है। बताइए जी भाई। बातें समझ में आई कि नहीं आई? एक बार प्लीज रिएक्ट कर दो फटाफट से। देखो है, मुझे लगा, मुझे पता था होगी ना, होगी ना चुल, मच गई ना चुल। अरे यार कभी तो कॉमन सेंस की बात कर लिया करो ना भाई। समझदार हो कि अभी बच्चे हो तुम? 16 साल 17 साल के बच्चे हो गया? या मैं तुम्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर दूं? या मेरा मेरा बोलना तुम्हें ऐसा अच्छा लगता है? क्या सोच रहे हो कि हर क्वेश्चन का जवाब आपके 10 सेकेंड में हो जाएगा? अगर 10 सेकेंड में हो जाएगा तो 120 क्वेश्चन फिर कर लोगे ना तुम। फिर तो तुम यूपी पीसीएससी की ऐसी की तैसी कर दोगे जाके। अलग ही लेवल है तुम लोगों का यार। अगर इतने हो तो एक काम करो ना, फिर तुम एक काम कर लो, फिर मैं यहां पर अभी खुली चुनौती दे रहा हूं आपको। एक काम करो, अगर इतने ही आप स्मार्ट हो तो आप टेलीग्राम पे फ्रंट टू फ्रंट मुझसे बात कर लो। ये इनको बड़ा लग रहा है? अरे समझा रहा हूं तो बड़ा लग रहा है? अगर इतने ही आप बेहतरीन इंसान हो तो मैं तो यहां से ओरली कर सकता था क्वेश्चन को, इसको। ठीक है, कितना आया? 854। क्यों मैंने 100, मैंने क्यों 146 को माइनस कर दिया, मतलब 46 को माइनस किया है? मतलब 166 को क्यों माइनस किया है? अरे यार गलत कर दिया यहां पर। एक बार जरा चेक करना, एक मिनट रुकना। 212, 12 में से 6 चला जाएगा 6, यहां बचेगा 20, 20 में से 4 चला जाएगा 16। ठीक है जी। अब 10 में से 6 गया 4, 9 बचेगा। 9 में से 6 गया 3, और यहां पर 9। 34 बचना चाहिए ना यहां पर तो फिर। लोचा कहाँ हुआ है भाई? 146 सही है? नहीं, यहां पर मैंने माइनस किया, मैंने सही कर दिया है। 1000, ये 100, ये 66, ये 40, ये 33, ये 13, ये 20 और 3। अरे यार ये 20 नहीं माइनस किया ना मैंने, गड़बड़ ये हो गया ना भाई। 33, 3, 46, 46, 20, 66। 12 में से 6 गया 6, 20 में से 6 चला जाएगा 46, यानी 146। ठीक है जी। ओके जी भाई, सही है। 146 आया यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा आपका 854। ठीक है भाई, आ जाओ।
इसमें जो है ये 20 को नहीं, इनको काउंट किया, 66 आया, 212 में से 66 गया 146, 146 मैंने क्यों माइनस किया, क्योंकि ये जो 146 नंबर आए हैं वो 10, 15, 25 से विभाज्य वाले निकाले हैं हमने। हमें क्या चाहिए, नॉट डिविजिबल वाले नंबर। तो कितने मिल जाएंगे, 1000, यानी टोटल नंबर में से दो डिविजिबल वाले नंबर हैं उनको क्या कर दो आप, खत्म कर दो। तो कितने आ जाएंगे मेरे पास में, 854। चलिए भाई इस पे आते हैं। दो अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से विभाज्य है, दो अंकों से ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से विभाज्य है। तो भाई कितनी ऐसी संख्याएं होंगी, तो आपका आंसर तो आ चुका है 22, बहुत सारे लोगों ने दे दिया है। चलिए भाई एक बार मैं देखता हूं दो अंकों की, ये बताओ सबसे पहले इसका जो निंजा टेक्निक है ना सॉल्व करने की, वो क्या है कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, आप बोलोगे 10, और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, वो होती है 99। इसमें भाग कितने का करना है, 4 का, 4 का, 4 का, हो गया। ये कितनी बार जाएगा, तो बोलोगे 2 बार जाएगा। रिमाइंडर से बात नहीं करता हूं, रिमाइंडर की बात नहीं करी जा रही है यहां पर, केवल और केवल ये बात करी जा रही जा कितनी बार रहा है। 24 चौको कितना होता है, 96, तो कितनी बार जा रहा है, 24 बार जा रहा है। तो जो ये नंबर आए हैं ना, इनका आपस में डिफरेंस, लेकिन मॉडुलस के साथ में, जो आपने फाइनल जो ये हमारे कोसेंट निकाले हैं, जो भागफल निकाले हैं, इनका आपस में क्या कर दो, डिफरेंस निकाल दो, और मॉडुलस के साथ में, नेगेटिव नहीं, क्योंकि पद कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। यानी आपके पास में आंसर कितना आएगा, 22। तो कुल मिलाकर आपके पास में कितने पद बनेंगे, 22। कुल मिलाकर हमें भी पता है कि ओवरऑल कितने पद बनेंगे, तो बोलोगे 24। 1 से लेके 100 में 4 से विभाजित होने वाले नंबर कितने होंगे, 24। लेकिन इसने बोला है दो अंकों की, यानी कि 4 और 8 को माइनस कर दोगे तो 24 में से 2 चला जाएगा, 22 बन जाएगा। बात खत्म है ना भाई। चलिए जी, एक क्वेश्चन और था आपका कुछ इस प्रकार से, जो कि जीपी का था, सॉरी हाँ जीपी का था, इनफाइनाइट टर्म्स का सम। आइए भाई, ये अनंत पदों का गुणनफल के बारे में बात कर रहा है। अब अनंत पदों के गुणनफल के बारे में बात अगर कर रहा है तो 32 है आपके पास में, 32। अगर 32 है तो आपको पता है मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है। तो अगर इसकी पावर में 1 है, इधर 1/6 है, ठीक है जी, और इधर कितना है 1/36, और प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अब आपको ये बात बखूबी पता है कि ये वाले जो हमारे पास में सीक्वेंस या सीरीज जो नजर आ रही है ना, वो जीपी में है कि नहीं है, ये जीपी में है। और अगर ये जीपी में है तो जीपी के अनंत पदों का योग भी आपको निकालना होगा। जीपी के अनंत पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन में 1 माइनस का आर। तो ए का मान कितना हो गया भाई, ए का मान हमारे पास में 1 हो चुका है, और 1 माइनस में आर। आर का मान कैसे निकालोगे, दूसरे वाले पद में पहले वाले पद का भाग कर दो, तो 1/6। कितना भाई, 1/6। 6 बन जाए, 6 में से 1 चला जाएगा 5, और 6 को पहुंचा दोगे ऊपर, 6 अपॉन में 5। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको सीखनी है। तो कितना आएगा, 6/5। मतलब इस कंप्लीट सीरीज का जो मान आया वो 6/5 आया। अच्छा 32 किसकी पावर में होता है, 32 किसकी पावर में होता है, 2 की पावर में 5 का मान कितना होता है, 32 होता है। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी निकाल के लाए हो आप, 6/5। तो जब आप इन दोनों का आपस में गुणा कराओगे तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 की पावर में 6 का मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे 64। फिलहाल मेरे पास में आंसर कितना आ गया, 64 आ गया। आ जाओ, ये कल के क्वेश्चन रह गए थे जो मैंने आपको होमवर्क में आखिरी में दिए थे, 3 क्वेश्चन आखिरी में दिए थे ना, 3 क्वेश्चन। ठीक है, उन्हीं को अब सॉल्व करते हैं। अब बड़े ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और ये पूछ क्या रहा है, कंडीशन पूछता है यहाँ से, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं कि एजीपी की कंडीशन क्या होती है, एपी की कंडीशन क्या होती है, एचपी की कंडीशन क्या होती है, जीपी की कंडीशन क्या, उससे रिलेटेड। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इसने ये बोला है कि हमारे पास में जो 2 की पावर में 1/c है, या 2 की पावर में b अपॉन में ac है, या 2 की पावर 1 अपॉन में a है, वो जीपी में है। अच्छा कितने लोगों को ये बात पता है जीपी कंडीशन क्या होती है, एक बार फटाफट से कमेंट करके बताएगा। वो बच्चा बताएगा जिनके बेसिक थोड़े कमजोर हैं, वो मुझे बता दो कि क्या आपको इसकी कंडीशन यानी इसकी शर्त पता है, जीपी की शर्त क्या होती है, बस जीपी की शर्त क्या होती है। तो नहीं मालूम है तो एक बार मैं चेक करके बता दे रहा हूं कि जो एपी होता है, एपी की शर्त क्या होती है कि दूसरे वाले पद का डबल और पहले और तीसरे वाले पद के योग के बराबर में। ये कंडीशन किसकी है, एपी की है।
जीपी कंडीशन क्या होती है, दूसरे वाले पद का स्क्वायर और पहले और तीसरे वाले पद के मल्टीप्लिकेशन के बराबर में होता है, ये हमारी जीपी की कंडीशन होती है। सही है। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि भाई मेरे पास में जो कंडीशन आ रही है वो ये वाली आ रही है जीपी की। अब जीपी की कंडीशन का मतलब दूसरा वाला पद, दूसरा वाला पद यही है। अब दूसरा वाला पद अगर ये है तो इसका करना पड़ेगा क्या तुमको, स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 2 की पावर में बी अपॉन में ए सी, इसका करोगे आप होल स्क्वायर बराबर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन, तो 2 की पावर में 1/में सी इंटू में 2 की पावर में 1/में ए। ये जो पावर की पावर में होता है ना, ये आपस में मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, गुणा में आ जाता है। तो यानी कि 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करोगे तो ये बनेगा 2b/ac बराबर, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। गुणा में घातें कैसी हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी कि 1/c प्लस में 1/a। अब आप देखोगे कि दोनों के बेस सेम है, बेस बोले तो 2 और 2, तो जब बेस सेम है तो पावर का हम क्या कर देंगे, कंपैरिजन करा देंगे, घातांकों की तुलना कराएंगे। जब हम घातांकों की तुलना कराएंगे तो यहां बनेगा 2b/ac बराबर में ये 1/c 1/में है, तो एक काम करते हैं, इनका एलसीएम बराबर कर लेते हैं। तो a को इसके साथ में, c को इसके साथ में, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ac आ जाएगा। साफ साफ दिख रहा है, ac से ac गया, और 2b बराबर में a प्लस सी, कितना मिला यहां से, 2b बराबर में a प्लस में c। ये किसकी कंडीशन है, आपकी एपी की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, एपी की कंडीशन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। लास्ट क्वेश्चन में ए की वैल्यू 1/6 होगी। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है आपकी, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है भाई, 1/6 होगी ए की वैल्यू, क्योंकि इसकी पावर में ना 1/6 नजर आ रहा है आपको, है ना जी। तो गुणा में घातें जब जुड़ती है ना तो यहां पर फिर 1/6 बना लेंगे, क्योंकि ये एक है ना, तो इसको 1/6 बनाकर इसको जोड़ देते हैं, है ना जी। अरे भैया एक लिखा है तो 1 + 1/6, 1 + 36, हो गया भाई। चलो जी, टेलीग्राम पर आप डाउट जब पूछ सकते हो तो केवल रात 8 बजे से लेके रात 10 बजे तक कर सकते हो, वो भी 2 बार आप मैसेज करोगे, ठीक है जी। और एक बात बताऊं ना, सबसे बड़ी बात बोल दूं ना, सबके सब दिखावेबाज हो आप लोग, सबके सब दिखावेबाज हो, एक नंबर के दिखावेबाज हो। एक भी वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पर होना चाहिए, जिस लेवल पर मैं मेरी एक्सपेक्टेशन है। एक नंबर के दिखावेबाज हो। मैंने क्या बोला था कल, एक मैसेज किया था इतना लंबा चौड़ा, और उसमें मैंने बोला था कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी आपको अदर कोई भी आप टेक्स्ट बुक अगर लगाते हो, उसके अगर कोई डाउट हो क्वेश्चंस के, वो हमें कल तक, कल शाम तक आप सभी के डाउट मिल जाने चाहिए, जिससे मैं उन डाउट का कलेक्शन करके और आपको संडे का उसका डाउट सेशन करवा देता हूं। भाई साहब एक सिंगल बंदा नहीं है, एक सिंगल बंदा नहीं है, ना ही कोई एक ऐसा, अब क्या ही बोले, बस इतना ही समझ लो, कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जिसने एक भी क्वेश्चन का डाउट पूछा हो वहां पर। एक आधे लोग बस छोड़ दोगे, और पता है पूछते कैसे हो वो भी मैं बताता हूं। इनमें से एक बंदा ऐसा भी है, जहां तक मुझे जिससे मेरी बात हुई है, वो ऐसा है भाई साहब, उसको खुद नहीं पता है कि हम डाउट पूछ क्या रहे हैं। यार समझदार हो जाओ, उसको ये नहीं पता है, थोड़ा भी तुम्हें खुद ही अजीब लग जाएगा, हंसी आ जाएगी। उसको ये नहीं पता है कि वो डाउट पूछ क्या रहा है और डाउट मिला कहां से है उसको। वो कह रहा है कि हमें डाउट, मैंने ये पूछा कि भैया डाउट कहां से मिल गया, तो वो ये कह रहा है कि भैया डाउट ना हमने दूसरे ग्रुप पे देखा तो मैंने उठाया और उसको पटक दिया हमने। क्या बात है यार, क्या जबरदस्त इंसान है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, सेकेंड क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड जो है वो जीपी में है, एक्स वाई जेड जो है वो जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो ये किस में होंगे, अच्छा इसमें, तो इसमें भी दिया गया एपी में, अरे वाह क्या बात है, ये भी एपी में है। एक पॉइंट बताना चाहूंगा आपको, लिख लेना नोट बनाकर, ठीक है जी, एक नोट बनाकर लिख लेना। एक
कल एक एक बच्चे ने कमेंट हम एक बच्चे ने क्वेश्चन का डाउट पूछा था, वो यही डाउट है जो मैं बताने वाला हूँ। उन्होंने ये बोला था मुझसे कि भाई ए कॉमा बी कॉमा सी अगर एपी में है, ठीक है, एंड इसी के साथ साथ अगर ए कॉमा बी कॉमा सी ये जीपी में है, किसमें है, जीपी में है, ए कॉमा बी कॉमा सी अगर एपी में है, ए कॉमा बी कॉमा सी अगर जीपी में है, तो याद रखना ये सारे के सारे टर्म आपके बराबर होने चाहिए। ये सारे के सारे टर्म आपके क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इस बात को ध्यान से सुन लो आप, कि अगर आपके वही तीन पद या वही आपके पद जीपी में बनाते हैं और अगर वही आपके पद ना एपी में आते हैं, तो ये सारे के सारे टर्म्स आपके क्या हो जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। ठीक है, चलो अब इसी से रिलेटेड जो है वो ये क्वेश्चन बन रहा है, देखना जी। इसने बोला है इसने बोला है कि भाई हमारे पास में तीन पद हैं एपी में है, तो भाई एपी की कंडीशन क्या होती है, दूसरे वाले पद का डबल कर दो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर दूसरे वाले पद का डबल कर दिया, यानी कि 2 tan 1 ऑफ वाई बराबर में इन दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो tan 1 में एक्स प्लस में tan 1 में जेड, पहले और तीसरे को जोड़ा, दूसरे का डबल कर दिया, यही हमारी कंडीशन कहती है एपी की। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ, हालांकि जब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाया जाएगा तो इनको और बेहतर तरीके से पढ़ा दिया जाएगा, अभी जो है यहाँ पर काम चलाऊ कर लो। ठीक है जी, क्योंकि अगर सीक्वेंस एंड सीरीज में इनके एप्लीकेशन यूज हो रहे हैं तो लिख लो। तो यहाँ पर लिख दोगे 2 tan 1 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 - में tan² थीटा। ठीक है जी, इसी में एक सेकेंड फॉर्मूला है, मान लो यहाँ पर लिखा है tan 1 में एक्स एंड प्लस में लिखा है tan 1 में वाई। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो tan 1x यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। इसका फार्मूला हो जाता है tan 1 में एक्स प्लस में वाई अपॉन में 1 - में एक्स वाई। तो ये इसके फॉर्मूले हैं जो यहाँ पर यूज किए जाएंगे। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले उनके एप्लीकेशन को यहाँ यूज किया गया है। ठीक है, तो कोई मतलब इन चीज़ों में सोचना नहीं कि ये आए कहाँ से हैं, बस इसका एप्लीकेशन यहाँ यूज किया गया, बस इस वजह से मैंने इन फार्मूले को लिया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले हैं। ठीक है जी, आ जाओ भाई। अब आपने क्या किया कि ये 2 tan 1 थीटा है, 2 tan 1 थीटा है, इसको tan थीटा में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 tan 1 थीटा को हम कैसे कन्वर्ट कन्वर्ट करेंगे, तो इसको लिख सकते हो क्या, 2 tan, अच्छा 2 tan 1 वाई है, ओके 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 ओके, एक मिनट, इसको ना थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। मैंने 2 tan 1 थीटा का मान मैंने ये बता दिया tan 2 थीटा का मान, सॉरी सॉरी। अब इसकी जो वैल्यू होगी ना वो इस प्रकार से आप लिखोगे, इसमें tan 1 2/2 अपॉन में 1 - का y² ठीक है जी। अब आप अगर यही लिखना चाहो ये लिख लो, लेकिन इसके साथ में ये वाला फार्मूला और लिख लेना। ठीक है, वो हमने उल्टा कर दिया था इसको। यहाँ पर एक फार्मूला और लिख लो आप, कि भाई जो हमारा 2 tan 1 y होता है ना, यानी कि 2 tan 1 में जो थीटा आता है किसके बराबर में आता है, तो बोलोगे भाई tan 1 ब्रैकेट में 2 थीटा अपॉन में 1 में कितना हो जाता है, थीटा का स्क्वायर। ठीक है जी, थीटा का स्क्वायर ऐसे करके बोल सकते हो, जो भी मेरे पास में वैल्यू होती है। ठीक है जी, ये इतना लिख लेना, ठीक है, हाँ जी, ओके जी। अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम, इसको जोड़ देते हैं। जब इसको हम जोड़ेंगे ना तो tan 1 में एक्स और tan 1 वाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो ये बनेगा भैया tan 1 में एक्स प्लस वाई यानी एक्स प्लस में जेड अपॉन में 1 - में एक्स जेड। ठीक है जी, टेन से ये टेन क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि ये जो है क्या हमारे पास में बनाकर दे रहे हैं और क्या बचेगा, बस इतना देख लेना है। ठीक है जी, तो क्या बचने वाला है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, बस ये है।
देखो जी, ये मेरे पास में आया 2y अपॉन में 1 माइनस का y का स्क्वायर बराबर में x प्लस में z अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस में एक्स जेड। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने अभी मेरी कंडीशन क्या थी भाई, कोई बात नहीं, अभी एनकाउंटर देखो, बेसिक तो हमें बताना पड़ेगा ना, फिर एनकाउंटर तो अभी हम पीछे बता के आए हैं, एनकाउंटर तो हम पीछे बता के आए, जस्ट अभी इसकी पहली वाली स्लाइड में बताया था। इसमें अब आपको क्या काम करना होगा, अब थोड़ा सा अगर दिमाग यूटिलाइज करोगे तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, जो टर्मोलॉजी मेरी कैंसिल होगी उसको कैंसिल कर देना है। लेकिन आप ये बताओ हमें कि यहाँ पर जो हमारे पास शर्तें हैं, ये शर्त मेरे पास में कुछ इस प्रकार से है कि x और y बराबर है, तो एक्स वाई बराबर होने से कोई फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि ना तो ये कट पाएगा। जैसे मान लो अगर हम एक्स और वाई को बराबर भी रख देते हैं तो यहाँ पर वाई हो जाएगा, यहाँ पर वाई हो जाएगा, तो कुछ कैंसिल होने से होगा नहीं कुछ। मुझे क्या काम करना है, इसको शर्त में बदलना है, एपी की शर्त में बदलना है। एपी की शर्त में कैसे इसको आप बदल सकते हो, दोबारा से, क्योंकि भाई अगर ये वाले टर्म्स एपी में है तो जो भी हमारे पास वैल्यू निकल के आनी भी चाहिए वो भी एपी में या जीपी में कुछ ना कुछ तो बनाकर दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले वाले स्टेटमेंट पर जाएंगे तो पहला वाला स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाएगा। बोलो कैसे, एक्स वाई को बराबर रखोगे, जेड थोड़ी ना खत्म हो पाएगा, जेड तो आएगा ना, तीनों को बराबर। वाई जेड को अगर हम बराबर रखते हैं, चलो ठीक है, अगर हम वाई जेड को बराबर रखते हैं जैसे वाई और जेड, तो वाई जेड कहाँ है, यानी वाई जेड यहाँ है, तो फिर एक्स बच जाएगा, तो वो भी कैंसिल नहीं हो पाएगा। एक्स वाई जेड अगर तीनों को बराबर रखते हैं तो जरा इसको देख लेते हैं, एक्स वाई जेड इन तीनों को बराबर किया, मतलब एक्स की जगह पर भी वाई और वाई की जेड की जगह पर भी वाई हमने लिखा। ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा सा वेट कर लो बस। 1 अपॉन में 2y अपॉन में 1 माइनस का y का स्क्वायर, मैंने कहा x की जगह पर भी z, y की जगह पर भी z, तो यहां पर कितना हो जाएगा, देखो जी, x की जगह पर भी z, y की जगह पर भी z, तो ये बनेगा 2y अपॉन 1 माइनस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y का स्क्वायर। क्या मेरे भाई ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, आपने कहा हाँ जी बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, तो प्रूफ भी हो चुका है, यहाँ पर प्रूफ भी हो चुका है, दोनों की दोनों वैल्यू बराबर है। कब बराबर है, जब हमने x का मान भी y लिया है, z का मान भी y लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ना इसको, ये तो हम प्रॉपर बेसिक तरीके से सॉल्व करके बता पाए हैं और हिट एंड ट्रायल मेथड भी हमने यूज करा है, तब मेरे पास में ऑप्शन सी आ रहा है। लेकिन आप बड़े ध्यान से देखो कि इसमें लिखा है एक्स वाई जेड जीपी में है और ये मेरे पास में टर्म एपी में है, कंडीशन मैंने पहले बता के रख दी है। ठीक है जी, बताइए कि नहीं बताइए, तो बस यही तो काम करना पड़ेगा ना हमें। ठीक, चलो, नहीं ऐसे पल्ले पड़ा कि आपने नहीं, अगर मेरे पास सर हिट एंड ट्रायल मेथड आपने क्यों उठा के रख दिया, तो भैया मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज उठा के नहीं रखा है, आप बड़े समझदार इंसान हैं। यहां से आप जीपी कंडीशन भी निकाल सकते हो। जीपी कंडीशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स में एक्स जेड। अब आप हिट एंड ट्रायल मेथड करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी आपको, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखो ये आपने नोट तो कर ही लिया होगा ना इसको, या हम इसको दूसरा तरीका भी बता दे रहे हैं कि जैसा था वैसे ही लिखा रहने दो, यानी 2 बाई अपॉन में 1 माइनस का y का स्क्वायर। मतलब तरीके एक नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। x प्लस में z अपॉन, ये देखो क्या है 1 माइनस में है, एक्स जेड की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स जेड की जगह पर वाई स्क्वायर लिखा जा सकता है, एक्स जेड की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, वाई स्क्वायर। ये मेरे भाई कैंसिल हो गया और 2 बाई बराबर में एक्स प्लस में जेड आ गया, 2 बाई बराबर में एक्स प्लस जेड आया, ये किसकी कंडीशन बना रहा है, एपी की। तो आपको पता है कि एक्स वाई जेड जीपी भी बना रहा है, एक्स वाई जेड एपी में बना रहा है, तो एपी जीपी बराबर तभी होंगे जब इनकी मान सेम आएंगे, इनकी वैल्यू सेम होगी, तीनों के तीनों मान सेम होंगे, तभी वो एपी में और तभी वो जीपी में बनेगा। चलिए जी, कंफर्म हो गया, एक बार प्लीज रिएक्ट कर दें फटाफट से, एक बार प्लीज रिएक्ट कर दें जल्दी से भैया। बिल्कुल ले सकते हो, इसमें अगर चाहते तो आप x=1, एक्स इक्वल y=1, z=1 भी ले सकते हो। ठीक है जी, एक और मतलब लॉजिकल है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है,
एक संख्या दी जा रही है आपको, दी नंबर विच शुड बी एडेड टू दी नंबर 214 एंड 62 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर मे बी इन जीपी। आपसे कह रहा है कि आपके पास में 3 नंबर हैं, 2, 14 और 62। 2, 14 और 62 है, ठीक है जी, 2, 14 और 62 है। अब हमें ये बताओ इनमें से ऐसा कौन सा नंबर जोड़ा जाना चाहिए, कौन सा नंबर ऐसा जोड़ा जाना चाहिए कि वो किस में आ जाए, जीपी में बन जाए। किस में बन जाए आपका, जीपी में बने। अच्छा जी, तो एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में तो आपको भी पता है कि हम अगर x भी मानेंगे, मान लो 2x प्लस 2 प्लस में x, 14 प्लस में x, 62 प्लस में x, तो फिर आपको उसी कंडीशन पे जाना पड़ेगा, फिर द्विघात समीकरण बनेगा, फिर आप उसको सॉल्व करोगे। भाई मैं देखो बेसिक तरीका भी बता रहा हूं, एक बार और सुनो इसको। मैंने कहा 2, 14, 62 है, इसमें कोई नंबर जोड़ा गया, हमें नहीं पता क्या जोड़ा गया। मैंने कहा x मानकर इसमें सभी में जोड़ दो। आपने x मानकर सभी में जोड़ दिया, फिर जीपी वाली कंडीशन लगा दोगे कि दूसरे का स्क्वायर इन दोनों का गुणनफल, मतलब फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में बनेगा, फिर आप सॉल्व करोगे। ये इसका बेसिक पैटर्न है। आपको स्टैंडर्ड पैटर्न लगाना है तो आप क्या करोगे कि इनमें ऐसा कौन सा नंबर को जोड़ा जाए। तो मैंने कहा अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो 3 बनेगा, 14 में 1 जोड़ूंगा तो 15, तो 3 15, 62 में 1 जोड़ूंगा तो 63। अच्छा, जीपी कंडीशन यही तो होती है ना कि 3 का डिवाइड अगर 15 हम करते हैं 5 आ रहा है, तो 15 का डिवाइड अगर 60 में किया जाए 63 में, तो वहां पर भी 5 आना चाहिए। वो तो बनने से रहा, वो तो आ ही नहीं रहा है, पहला गलत। 2 को अगर हम यहां इसके साथ में ऐड करेंगे, 2 को हम अगर इसमें ऐड करते हैं, यही मेरा आंसर भी हो जाएगा 2 से। 2 प्लस 2 कितना होता है 4, ये कितना बन जाएगा 16, ये कितने बन जाएगा 64। 4 का 16 में अगर हम भाग करते हैं तो 4 बनेगा, 16 का 64 में अगर भाग करते हैं तो 4 बनेगा। ये कंडीशन किसकी है, जीपी की कंडीशन है। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया 2, यानी ऑप्शन बी। बताओ भाई, ठीक है भाई। चलो जी, एक बार फटाफट से कमेंट करके मुझे ये बताओ कि कितने लोगों ने एजीपी को पढ़ा है। एजीपी का मतलब जिसमें समांतर श्रेणी भी आती हो और गुणोत्तर श्रेणी भी आती हो, एक साथ एक एक्सप्रेशन, एक सीक्वेंस, एक सीरीज में। कितने लोगों ने इस बात मतलब इस एक्सप्रेशन को पढ़ा है, जल्दी बताइए भाई। चलो जी, आप पढ़ने वाले हो अब एजीपी के बारे में। एजीपी के बारे में, एजीपी का मतलब होता है जिसमें समांतर श्रेणी भी इंगेज हो, गुणोत्तर श्रेणी भी इंगेज हो। रिपीट कर दें, 2, 14, 62 में ऐसा कौन सा नंबर जो है, कौन सा नंबर है जो जोड़ा जाए, जिससे जो आने वाले सीक्वेंस बने वो हमारी जीपी में हो। तो आप हमें ये बताओ कि हम ऑप्शन से भी उठा सकते हैं। एक रखेंगे तो 2 प्लस में 1 3, एक रखेंगे तो 15, और जीपी की कंडीशन ये होती है कि कॉमन रेशियो यानी उनके बीच का जो अंतर, उनके बीच का यानी कि जो गुणनफल होना चाहिए वो समान होना चाहिए। गुणनफल जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। जैसे अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 4, 2 जोड़ते हैं तो 16, 62 में 2 जोड़ते हैं तो 64, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64। देखो भाई, गुणनफल सेम किया जा रहा है ना, तो जीपी में है। और जीपी की बाकी भी कंडीशन आपको पता है। चलिए जी, आइए एजीपी की कहानी में अब थोड़ा सा आपको ट्विस्ट लगेगा, और ये जा कहां तक रहा है तो बोलोगे इनफाइनाइट तक जाएगा। इसकी कोई टर्मोलॉजी, आखिरी टर्मोलॉजी नहीं है, ठीक है जी। ना 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 ना, सो कुछ ना, इसका इनफाइनाइट तक जाने वाला है। और दो टर्मोलॉजी बनने वाली है इसमें, एक तो एपी की और एक जीपी की। अच्छा जी, दोनों को मैं यहां पर अलग अलग मेंशन कर दे रहा हूं। एक तरफ आप एपी को लिख लो और एक तरफ आप जीपी को लिख लो। एपी का जो पहला पद होगा वो कितना हो जाएगा, ए। एपी का जो पहला पद होगा वो कितना हो जाएगा, जो फर्स्ट टर्म होगा वो कितना हो जाएगा भाई साहब, तो बोलोगे वो मेरा ए हो गया। अच्छा, कॉमन डिफरेंस के बारे में अगर बात करोगे ना,
सार्वांतर के बारे में बात करोगे तो आप देख पा रहे होगे सार्वांतर कितना है, ए में ए डी डी को जोड़ा गया है, ए फिर ए प्लस डी फिर ए प्लस में 2d, तो दिस इज दी एपी। ठीक है, यानी ये जो ए है ये ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d, इनके बीच का अंतर कितने का जा रहा है, डी का, तो कॉमन डिफरेंस यानी सार्वांतर कितना हो गया, बोलोगे डी का। उसी प्रकार से ये तो मैंने एपी की कहानी बता दी। अब आप जीपी की कहानी में आओ। जीपी की जब आप कहानी में आओगे तो जीपी का जो पहला पद है, जीपी का जो पहला पद है वो क्या काम करेगा, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ओनली बी, ये वाला बी। तो इसका कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, यानी सार्वानुपात कितना हो जाएगा, तो बोलोगे बी फिर वी आर स्क्वायर मतलब आर। अरे यार, ठीक है जी। और ऐसे भी हिट कर सकते हो, बी फिर वी आर स्क्वायर, तो ये वाला हमारा किसमें है, जीपी में है, ग्रीन वाला किसमें है, एपी में है। ठीक है, अब इनका सम पूछा जा रहा है, एक निंजा टेक्निक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, बाकी बेसिक तरीका आपके पास में प्रॉपर है। क्या है बेसिक तरीका, आप इसमें डी अलग अलग करके भी करोगे, अलग अलग सीक्वेंस भी बना सकते हो, अभी बताऊंगा। इनको आप अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हो, बेसिक तरीका ये भी है, और बेसिक डालोगे तो बेसिक मिल भी जाएगा। मैंने बोला ना कि वेरिफिकेशन अगर करना है तो कर सकते हो। एपिक कंडीशन क्या होती है, एपिक कंडीशन होती है दूसरे वाले पद का डबल कर दो पहले और तीसरे वाले पद को योग के बराबर में, ये होती है। इनको जब आप जोड़ के लिखोगे तो इसकी कंडीशन होती है भाई, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, एवी अपॉन में 1 माइनस का आर प्लस डीवी आर अपॉन में डीवीआर अपॉन में 1 माइनस में आर का होल स्क्वायर। ये इसका लॉजिक है, ये इसका टेक्निक मतलब ये इसका तरीका है जी। ठीक है जी, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हाँ जीपी खत्म हो गया भाई। क्वेश्चन समझ मतलब ये पैटर्न समझ में आ गया है कि इसमें एपी भी होगी जीपी में होगी, साथ साथ होंगे, उनको हम सॉल्व करने का मतलब मेरे पास सॉल्व करने का तरीका क्या था, ए बी अपॉन में 1 माइनस में आर डी वी आर अपॉन में 1 माइनस में आर का होल स्क्वायर, ये होता है। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समझ में आने लगेगा धीरे धीरे सब। जैसे ये है मेरे पास में, अब आप अगर इसमें देखोगे या देख पाओ तो थोड़ा सा दिमाग पता ना क्वेश्चन को कन्वर्ट करने में लगेगा, बाकी कुछ नहीं है, बाकी आप आसानी से कर सकते हो। सॉल्यूशन करना बड़ा आसान है, लेकिन कंडीशन को बना पाना, क्वेश्चन को उस पैटर्न में ढाल पाना वो मुश्किल काम हो जाता है। अब बड़े ध्यान से समझना, जैसे ये 1/2 है, 1/2 को मैंने लिखा, चलो ठीक है। ये 3/4 है, तो क्या मैं 3/4 को ऐसे लिख सकता हूं, एपी में भी बदलना है और जीपी में भी बदलना है, तो 3 को मैंने अलग कर दिया और 1/4 को अलग कर दिया। सही है, इसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा मारना पड़ेगा, मैं पहले से ही बोल दे रहा हूं, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। 5/8 है तो 5 को मैंने अलग कर दिया, 1/8 को अलग कर दिया, प्लस 7 तो 7 1/16 है, बराबर में डॉट 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 इनफाइनाइट, सॉरी। ठीक है जी, क्या हुआ, चलिए बढ़िया। हाँ जी, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। देखने को आप ऐसे भी देख सकते थे, 1/2 1/4 1/8 1/16, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो मेरा जीपी बन रहा है। बाकी की चीजों को मैंने बाहर निकाल लिया। अब हमें एक बात बताओ तो, कि यहां पर 1/2 के साथ में अगर हम 1 का मल्टीप्लीकेशन भी कराएंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब आप ये देख सकते हो कि एक में हम 3 बनाने के लिए 2 जोड़ें,
3 में 5 बनाने के लिए 2 जोड़ें, 5 को 7 बनाने के लिए कितना जोड़ सकते हैं? 2। यानी कि ये वाले जो हमारे टर्म्स हैं वो किस में है? एपी में है। किस में है? एपी में है। अगर ये एपी में है तो ये वाला पद, ये वाला पद, यानी कि जो 1 होगा वो क्या हो जाएगा? मेरा 1 हो जाएगा। अच्छा, डी का मान, इनके बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो बोलोगे 2 का डिफरेंस आ रहा है। यस और नो, जल्दी बताओ भाई। तो ये किस में है? एपी में। एपी में हमें 2 चीजें मिल गई, एक तो पहला पद 1, दूसरा पद हमें दूसरा हमें समांतर मिल गया, यानी कि 2। अब आप हमें ये बताओ कि ये जो 1/2 या 1/4 या 1/8 लिखा है, दिस दिस दिस, तो क्या ये जीपी में नहीं है? आपने कहा हाँ बिल्कुल जीपी में है। और अगर जीपी में है तो इसका पद, यानी इसका पद का मतलब है इसका पहला पद बी है, तो बी का मान कितना हो जाएगा? 1/2। अच्छा, आर का मान कितना होगा? आर का मान कैसे निकालते हो? सार्वनुपात कैसे निकालते हो? दूसरे वाले पद में पहले वाले पद का भाग करते हो। तो 1/2 में 1/4 में 1/2 का डिवाइड भी करोगे तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। मतलब आर का मान भी कितना है? 1/2 है। क्या मेरे भाई इतनी बात समझ में आई आप सभी को? इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब मुझे चाहिए सॉल्यूशन। ठीक है जी, मुझे क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए, यानी फिलहाल हमें आंसर चाहिए। तो आंसर ए बी अपॉन में क्या होता है? 1 माइनस में आर प्लस, फिर मैंने क्या बताया था? डीवी आर अपॉन में कितना होता है? 1 माइनस में आर का होल स्क्वायर। ए बी, ए का मान 1 है, बी का मान कितना है? 1/2 है। अच्छा, आर का मान कितना है? 1/2 है। तो एक में से अगर 1/2 अगर माइनस भी करोगे तो 1/2 ही आएगा, प्लस डीवी आर, डी का मान कितना है भाई? 2 है। बी का मान कितना है? 1/2। आर का मान कितना है? 1/2। अच्छा, यहां देखोगे अगर 1 से आर, यानी एक में से 1/2 माइनस करोगे तो 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4। सही बात है जी। अब एक बात बताना, ऊपर नीचे वैल्यू बराबर, कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये कितना कैंसिल? 2। तो ये वाला 2 पहुंच जाएगा कहां पर? न्यूमरेटर में। तो फिलहाल मेरे पास में कितना आएगा? इधर का 1 बच रहा है, 1, और 2 इधर पहुंच गया तो 2। फिलहाल जोड़ने पर कितना मिल गया मेरे पास में? 3 आ गया है। ऑप्शन नंबर कितना आया? बी। 3 बना कि नहीं बना? सभी के आंसर आ चुके हैं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब इसी में तुमको उलझाने वाला हूं, अभी इसी में भी उलझाऊंगा। अब हम तुम्हारे ये जो सीक्वेंस है ना, ये जो सीरीज दी जा रही है, इसको बनवाऊंगा आपसे। मैंने बोला ना कि ये इसमें ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसको ना बनवाता हूं आपसे। यही क्वेश्चन आ गया, अब बनवाओ, अब इसकी सीरीज को ही बनाओ आप। आगे बढ़ जाए भाई। अच्छा, ये पहचानोगे कैसे कि एजीपी में है ना? हाँ, तो वही तो मैं यहां पर बता रहा हूं, पहचानोगे कैसे? जैसे 1/2 हो गया, यहाँ 1/4 है, यहाँ 1/8 है, यहाँ 1/16 है। वो तो मैं दूर से ही दिखने के पता चल रहा है कि 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16। ऊपर देखो, 2 2 2, यानी 2 2 का डिफरेंस जा रहा है। तो ये तो समझ में आ रहा है ना मेरे भाई कि ये एजीपी में होगा। एपी का इनफाइनाइट का सम कितना होगा? इनफाइनाइट। चलो, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न बन गया है, बड़ा ही शानदार है। हालांकि इसने 6 की पावर में दिए गए हैं, तो आपको पता है कि जब ये मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, जब गुणा में होते हैं, तो पावर में जुड़ जाते हैं सारे के सारे। यानी 1/2, फिर प्लस में 1/2, फिर प्लस में 3/8। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 5/32। अब आपको मैं सिखाता हूँ कि पहचानोगे कैसे इसको। आओ जरा, जिसको लग रहा है कि हम नहीं पहचान पाएंगे, छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी, जरा सी इत्तू सी बात है। बोलो क्या है? सुनिए बड़े ध्यान से, सुनिए बड़े ध्यान से। यहाँ 1/2 है, जी हाँ 2 है, तो 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर 4 होना चाहिए। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी यहाँ 16 होना चाहिए। 16 दूना 32। बोलो भैया,
बोलो, समझो ना। 2 दूना 4, यहाँ 4 होना चाहिए, 4 दूना 8, 8 तो दिया गया, 8 दूनी 16 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 4 है, और 16 दूना 32 बन रहा है, मतलब हमें रिक्वायरमेंट किस किस की है। तो आप कहोगे कि भाई यहां पर हमें 4 की रिक्वायरमेंट है। अगर 4 की रिक्वायरमेंट है तो आप इसमें 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा नीचे करोगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 बनाने के लिए 4 का गुणा ऊपर 4 का गुणा नीचे क्यों किया? क्योंकि जितना कद्दू घटेगा ऊपर नीचे सब में बराबर बटेगा। ठीक है, ये कहानी है इसकी। अच्छा, 5/32। अरे भाई वही एक क्रम विनिमय वाला नियम है, जितना तुम हमसे ले रहे हो उतना मुझे तुम दे दो, बस ये है। अब आप खुद देखो, इसमें आपके पास में सीरीज बन गई कि नहीं बन गई, एजीपी वाली। ये 1/2 हो गया, जी हाँ 1/2 हो गया, प्लस में ये 1/4 है, जी हाँ 1/4 तो बन गया, लेकिन इसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है। प्लस ये 3y कितना है, 3/8 है, तो 3 × 1/8। ये 4 है, जी हाँ 4 है, लेकिन यहां पर कितना हो गया, 4 × 4 = 16, प्लस 5 इंटू में 1/32। क्या अब भी किसी को प्रॉब्लम है, नहीं समझ पा रहे? और यहां पर आप इसको 1 का गुणा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ना काम? तो अब बताओ क्या होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, यानी किस में हो गए, एपी में हो गए। तो एपी में हो गए तो इसका पहला पद तो 1 है, लेकिन सार्वांतर कितना है, सभी में 1 1 का अंतर है, सार्वांतर भी मेरे पास में 1 आ गया है। लेकिन यहां पर आओ, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 किस में हो गए, जीपी में हो गए। तो जीपी का जो पहला पद वो बी मानता था, और इसका कॉमन रेशियो आर का मान कैसे निकाला जाता है, तो बोलोगे दूसरे वाले पद में पहले वाले पद का भाग करोगे, तब भी वो 1/2 ही आएगा। अब मुझे क्या चाहिए, इसका सॉल्यूशन, इनका सम। सम का फार्मूला आप क्या लगाते हो भाई इसमें? सम का फार्मूला आप यही तो लगाते थे ना, कि ए आर, मतलब ए बी, सॉरी, ए बी का मतलब ए का मान तो 1 हो गया, बी का मान कितना है 1/2, अपॉन में 1 माइनस का आर। 1 माइनस का आर खुद ही 1/2 दिया जा रहा है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं ना, 1/2, प्लस डी वी आर। तो डी का मान कितना है, 1 है, बी का मान कितना है 1/2, आर का मान कितना है 1/2 है, अपॉन में 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अरे भाई फार्मूला बार बार हमसे ना दिखाओ, ना ही आप लिखवाओ। 1 माइनस आर, आर का मान कितना है 1/2, इसका स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होगे कि ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई मेरी, और ये देखो 2 दूना 4 से ये भी 4 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1, ये बचा 1। तो 1 और 1 कितना होता है, तो बोलोगे यहां पर हमारा 2 आया है, लेकिन ये किसकी पावर में है, बोलोगे 6 की पावर में है। तो 6 की पावर में 2 होने का मतलब है आपका आंसर 36 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट। बहुत बढ़िया, 36। जी, यार भाई इसकी तो ट्रिक मेरे पास में नहीं है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि इसको कुछ बनाने का प्रयास मैं करता हूँ। ठीक है जी, चलो जी। इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 4। अब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट कौन कौन से हैं ये देखना है आपको। 2 प्रकार की जीपी बनती है, 2 प्रकार की। हाँ जी, चलो आओ। 2 प्रकार की जीपी बनती है, बड़े ध्यान सुनना। जैसे ए है, फिर इसी में ए, इसी में ट्रिपल ए, फिर इसी में 4 बार ए आया है, फिर ये डॉट 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 ये आता ही रहेगा। अब ये कहाँ तक आएगा ये किसी को आइडिया नहीं है, इसी रीजन से इसको हम एन टर्म लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं भाई, एन टर्म लिख लेते हैं। ठीक है जी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है,
इसकी वैल्यू होने वाली है 9/10। अभी बेसिक भी करवा दूंगा, परेशान ना हो इसका। ये हो जाएगा 9/A/9 ब्रैकेट में A/9 10/9 10 की पावर में n माइनस का 1 और माइनस में n 10 10 9 4 9 10। ठीक है, यानी यहां पर होगा 10/9 ब्रैकेट में 10 की पावर में n माइनस का 1 एंड माइनस का 9। ये इसका लॉजिक है। इसका लॉजिक का मतलब है ये इसका फॉर्मूला है, इसका तरीका है। ठीक है जी। आइए भाई नेक्स्ट, 0 पॉइंट में ए। अच्छा, 0 पॉइंट में ए प्लस में 0 पॉइंट में ए प्लस 0 पॉइंट में ए प्लस 0 पॉइंट में ए। इस प्रकार से आपके टर्म बनेंगे कुछ n पदों तक। कितने पदों तक? n पदों तक। ठीक है जी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? इसके लिए तरीका क्या हो जाएगा? n माइनस का 1 10 की पावर में माइनस का n और 1/9 और बाहर A/9, बाहर A/9। ठीक है जी, A/9। चलिए देखिए, इसको लिख लो। यहां पर हो जाएगा भाई A/9 ब्रैकेट बंद n माइनस का 1 माइनस में 10 की पावर में कितना है? माइनस का n है और 1/9 है इसमें। ये इसका लॉजिक है। फिर अब आप कहोगे भैया ये लॉजिक याद कैसे रखेंगे? भैया याद रखना आपका काम है, बाकी मैं बेसिक और इन दोनों स्टैंडर्ड से बता दूंगा, खत्म कहानी। ठीक है जी। लॉजिक कैसे निकाला वो मैं बताता हूं आपको, बेसिक से ही लॉजिक निकल के आया है। चलिए गौरव भैया, नहीं ऐसे पाप पे ना डालो मुझे, बस इतना है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये मेरे पास में दो लॉजिक बन गए। अब ये लॉजिक आए कहां से, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो चलो वो देखते हैं। पहले नोट कर लिया ना भाई आपने ये? भैया फरमान भैया, एक बार दोबारा उनको देख लेना, एजीपी को ना आप दोबारा देख लेना, जो मैंने एजीपी के बारे में बताया है। अगर मान लो एजीपी के बारे में आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ता है तो फिर मुझसे ये पूछ सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, जो हमसे ये कह रहे हैं कि एजीपी की कोई शर्त मतलब कोई ट्रिक नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा भैया, एजीपी की कोई शर्त नहीं है, एजीपी की कोई ट्रिक नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती वो मैं बताऊं, क्योंकि टर्मोलॉजी इनकी चेंज होती रहती है। इनकी जो टर्म है ना वो हमारे चेंज होते रहते हैं। जैसे अभी आर का मान 1/2 बन रहा है, समझो आप। बाकी कहाँ एजीपी की कहानी है? नहीं, हम किस में बता रहे थे भाई? हाँ, इसकी बात कर रहे हैं, एजीपी के बारे में। बाकी आप जो सीखे हो ना वो शॉर्टकट ही है। ये जो आप सीख के आए हो ये वाला, वो जो आपका शॉर्टकट ही है एक तरीके से। ठीक है, इसको याद कर पाना कर लेना, नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। आकाश भैया 20,000 फार्मूला हो जाएगा। हम तो कह रहे तुम एक भी फार्मूला याद ना करना, बेसिक समझ लो बस। इतना हाइपर ना लगाओ, ना इतना हाइपर हो। चलो आओ सुनो। ठीक है, कुछ पाने के लिए ना सब कुछ करना पड़ता है। हम तो कह रहे 40,000 भी होते वो भी कर देते हम। ये आप 20,000 की बात कर रहे हो यार। मैं जब बोल रहा हूं या नहीं, आप मेरे या शब्दों पे आप ध्यान नहीं देते हो क्या कि मैं बोल क्या रहा हूं? शब्दों पे ध्यान नहीं है क्या आपका? जैसे ये क्वेश्चन लिखा है मेरे पास में, सम ऑफ 10 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, मतलब इस सीरीज का ना मुझे 10वें पद तक का योग चाहिए। अब 10वें पद तक का योग चाहिए तो मेरे पास में फार्मूला क्या बन रहा है? एक बात बताओ पहले तो, इसको आप थोड़ा सा कन्वर्जन करोगे, इसको ए मानूंगा तो इसको डबल ए और इसको ट्रिपल ए और इसको 4 बार ए आया कि नहीं आया है? मतलब ए का मान कितना आ गया? ए। क्या उसी टाइप की कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है? आपने कहा जी बिल्कुल कर रहा है। ठीक है जी। ये मल्टीप्लाई में है, 1/9 जो है गुणा में है, पावर में नहीं है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है भाई। आ जाओ।
अब इसके लिए मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था, जल्दी बताओ भाई। इसके लिए फार्मूला मैंने क्या बताया था? इसके लिए फार्मूला बताया था a/9, a/9 ब्रैकेट का 1, 10/9 ब्रैकेट 10 की पावर में n माइनस का 1 और माइनस का n। यही तो था ना इसके लिए लॉजिक। हाँ जी, a की वैल्यू क्या होगी? जो पहला पद हो, पहला पद क्या है? 1 है। 1/9, 10/9 और 10 की पावर में n, n का मान कितना दिया जा रहा है? 10 और माइनस में 1 और माइनस n का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका? 10/81। 1/9 का अंदर मल्टीप्लीकेशन करवा दो। 1/9 का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे 10/81 ब्रैकेट में 10 की पावर में 10 माइनस का 1 और माइनस का 10/9। ये वाला करेक्ट है, इसको हटाओ जरा यहां से। ये 4 कहां से आ गया? ऑप्शन नंबर बी राइट है भाई। ठीक है, ये लॉजिक से था। अब अपना इसका बेसिक देखो। अब इसका बेसिक तरीका देखना। नहीं नहीं, ये फैक्टोरियल के डर में नहीं है। ये कोई फैक्टोरियल नहीं है भाई। ये पता है क्या है दिक्कत? क्या है इसमें? इसमें किसी भी एक अंक को रिपीट किया जा रहा है। अभी हम इसका बेसिक करेंगे तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं बेसिक कराऊं भाई इसका। ठीक है, इसमें ना ये जीपी की कंडीशन में बनता है। किसकी कंडीशन में बनता है? जीपी कंडीशन में बनता है। बस ऐसे समझ लो आप। ये समझ में नहीं आया भाई? आपको यही समझ में तो नहीं आया ना कि ये आए कहां से हैं? या तो आप इनको रट्टा मारोगे, यही तो होगा ना। यही तो समझ में नहीं आ रहा कि या तो हम इसको रट्टा मारेंगे तो काम हो पाएगा, या आया कहां से है, या तो ये दिक्कत है। ठीक है, दूसरी बात अभी मैं बेसिक बताऊंगा तो शायद बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ये 10/9 कहां से आया? तो बोलोगे ये जो 1/9 बाहर था ना, इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन कराया तो 10 अपॉन में 9 9 जा 81, 1/9 का 10 के साथ में तो 10/9 भी आ गया। ऐसे आया है। अब इसका बेसिक तरीका देखो आप। बेसिक तरीका देख लेना, बढ़िया लगेगा, समझ में आ जाएगा। बेसिक तरीका क्या है? इन सभी के टर्मोलॉजी जो है ना, वो 10 यानी कि दहाई के अंक, यानी 10, 100, 1000, 2000, 10,000, 1,00,000 ऐसे काम करता है। मतलब ना मुझे ना इनको 10 में कन्वर्ट करना है, 10 की डिजिट्स में कन्वर्ट करना होता है। अब भाई हम कैसे 10 की डिजिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो एक काम करना पड़ेगा, हमें बेसिक तरीका यूज करना है। तो सभी को पहले हमें एस मानना है। जब हमने एस मान लिया, 1 प्लस में 11 और 111, यहां पर हो जाएगा 1111 और प्लस डॉट 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 डॉट, ये इनफाइनाइट तक चला गया। इनफाइनाइट तक गया है ना? हाँ जी, अनंत अनंत तक ही गया है। अच्छा जी, अब मैंने आपसे बोला कि एक काम करो, इसमें 9 का गुणा कराओ। अब बोलोगे 9 का गुणा कहां से आया? 9 का गुणा भैया इस वजह से इसमें किया गया कि हम इसको 10 तक कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें 9 का मल्टीप्लाई करवा दूं, किसका मल्टीप्लाई? 9 का, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोस्टली 10 में कन्वर्ट हो जाएंगे। भैया कैसे? ये तो मेरे पास में 9s आ गया है, 9 का मल्टीप्लाई 9 प्लस में 99 और प्लस में 999 और प्लस में 99999 डॉट डॉट डॉट। अब हम इनको आसानी से 10, 100, 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनो बड़े ध्यान से। ये 9 को क्या मैं लिख सकता हूं? 10 माइनस का 1। 99 को मैं लिख सकता हूं 100 माइनस का 1। 999 को क्या मैं लिख सकता हूं? 1000 माइनस का 1। और इसको मैं लिख सकता हूं क्या? 10,000 माइनस में 1। प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है जी? जी बिल्कुल ठीक है। बताओ भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बता दीजिएगा आप।
ठीक है। अच्छा सुनो, यहां पर आप एक चीज देख पा रहे हो, 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000, यानी ये जीपी में बन रहे हैं। बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बड़े लॉजिक, थोड़ा सोचो जरा। ये 10 है फिर 100 है फिर 1000 है फिर 10,000 है, फिर आगे आएगा कितना? 1,00,000 आएगा। यानी कि हम इसको पकड़े, इसको पकड़े, इसको पकड़े, इसको पकड़े, बाकी ये जो 1 जा रहा है ना निगेटिव, ये तो इनफाइनाइट तक होता ही रहेगा। यानी जितने आपके टर्म होंगे उतनी बार ये -1 होगा। जैसे मान लो इसमें ही बोला है 10वें पद, यानी 10 पदों तक ये 1 को माइनस करेगा, यानी 10 बार -1 आएगा, है ना जी, क्योंकि 10 पदों तक जाना है ना, तो 10 बार -1 आएगा। तो आप इसको क्या करोगे, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 10 वाले टर्मोलॉजी को अलग कर देते हैं, 10 प्लस में 100 प्लस में 1000 प्लस 10,000, ठीक है, डॉट 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 डॉट। लेकिन ये जो 1 आ रहा है माइनस, ये n टाइम्स आएगा 1 माइनस में। n टाइम्स का मतलब है जितने आप पद पूछोगे उतनी बार एक माइनस किया जाएगा। अगर 5 पूछेंगे तो 5 बार एक माइनस होगा, यानी -5। 10 पूछोगे तो -10 माइनस हो जाएगा। ये इसका लॉजिक है। अब आपको ये पता चल रहा है कि ये वाली जो सीरीज है हमारे पास में किसमें है? जीपी में है। चेक करके देख लो ये किसमें है भाई मेरे, तो बोलोगे भैया ये जीपी में है। और अगर ये जीपी में है तो जीपी के n पदों का योग तो आप आसानी से निकाल सकते हो। क्यों n पदों का योग क्यों निकालना है? क्योंकि हमें सम ऑफ 10 टर्म्स की बात बोली गई है। तो इसमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, n पदों का योग का फॉर्मूला होता है a ब्रैकेट में r की पावर में n, तो यानी कि a का मान भी 10 है और r का मान भी अगर निकालोगे तो 10 निकालोगे, तो 10 की पावर में, और n का मान भी 10 है, यानी कि 10 माइनस में कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में 10 माइनस में 1, यानी r माइनस का 1, और बाहर कितना लिखा है? माइनस का 1। कितनी बार -1 होगा? 10 बार, तो माइनस का 10। इधर कितना लिखा है? 9s। ठीक है जी, आप समझ तो गए होगे ना। इस 9 को डिवाइड करवा देते हैं, ये बनेगा 10, ये बनेगा 10 की पावर में 10 माइनस का 1, और यहां पर 10 में से 1 गया 9 और माइनस का 10 आ चुका है। अंदर मल्टीप्लीकेशन कराओगे, आप ठहरे होशियार, है ना जी। 10 की पावर में 10 माइनस का 1 और माइनस में हो जाएगा 10/9। तो आप इतने होशियार ठहरे कि आपने यार दूसरे मेथड से भी आंसर निकाल दिया। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन फैक्टोरियल के टर्म में भी आ जाए, ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं। फैक्टोरियल तो तोड़ना आता है ना आपको, फैक्टोरियल तोड़ना आता है तो फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। फिर हमें जाना टर्मोलॉजी पर ही पड़ेगा, उसकी टर्म है क्या, उसके पदों पे कितना डिफरेंस, कितने का अंतर है, या कितने का सार्वांतर है, कितने का सार्वानुपात है। हालांकि मैं इसको भी क्वेश्चन एंगेज कर लूंगा, हालांकि अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक पैटर्न है, ये आप बेसिक करना चाहो बेसिक कर सकते हो, इसको अगर आप इस फॉर्मूले बेसिस करना चाहो फॉर्मूले बेस कर सकते हो। अगर ध्यान से देखोगे तो वही चीजें निकल के आ रही हैं, सेम वही चीज निकल के आ रही है। इसमें भी पहला पद क्या था? 1, यानी 1 का जिक्र किया गया ना। चलो सेकेंड लॉजिक, 0.7 0.77 0.777। देखो बेसिक कर पाओगे कि बेसिक करवा दूं, उस ट्रिक से कर लोगे आप? जल्दी बताओ भाई। देखो जी, बेसिक में बता रहा हूं, एक काम करो, 0.7 को क्या आप लिख सकते हो? 7/10। 0.77 को लिख सकते हो 77 बटे में कितना? 100। उसी प्रकार से यहां पर क्या लिखा जा सकता है? 777 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस डॉट 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 डॉट। हो गया जी? जी हो गया। अब एक काम करते हैं, इसमें 7 को कॉमन करो। जब 7 को बाहर निकालोगे तो 1/10, 1/100, या 1/1000 प्लस डॉट 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 डॉट। लेकिन मुझे तो इसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना है 10 में। अब 10 में कैसे कन्वर्ट होगा भाई? मेरे पास में ना 10 में कन्वर्जन होना चाहिए, जैसे ये 10 में कन्वर्ट हुआ, 10 में कन्वर्ट हुआ, 10 में कन्वर्ट हुआ, ऐसे करके। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो याद रखना, ऐसे केस में ना
अगर ये दशमलव वाला केस आता है तो इसमें केवल 9 का मल्टीप्लाई कराया जाएगा। देखो 9 का अगर मैंने गुणा कराया तो 9 का मैंने भाग भी करा दिया है, तो 9 9 और यहां पर भी 9, यहां पर भी 9, ऐसे करके। इसमें अगर देखोगे तो क्या होगा, हमने 10 से माइनस किया है, 10 से क्या किया है, माइनस किया है। यहां पर मैंने 9 से गुणा कराया है। अब क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? शॉर्टकट आपके पास में कर लेना होगा, मैंने मेथड पीछे लास्ट में बता ही दिया आपको। 9/10 को क्या आप लिख सकते हो? कैसे करके? 1 माइनस का 1/10 करके जी लिखा जा सकता है ना इसको, तो जी। यहां पर 1 माइनस का कितना हो जाएगा? अरे भाई यहाँ 11 बचेगा ना, तभी तो लोचा हो गया ये बचेगा 1 1 1 1 1 111। हाँ जी भाई, तो यहाँ पर कितना आएगा? 99। तो 100 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1/100। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का 1/1000। तो ये प्रक्रिया चलती रह रही है, ठीक है जी। जो हमारा बढ़ रहा है, जो हमारा घट रहा है, उसको पकड़ो, बाकी एक को अलग कर दो। जैसे ये 7/9 है हमारा, इसको अलग करो। 1 को 1 आता रहेगा, आता रहेगा 1, लेकिन कितनी बार आएगा? तो आप बोलोगे कितने पद पूछे जा रहे हैं? 20 पद पूछे जा रहे हैं, 220 नहीं, ठीक है जी, 20 पद। तो 20 बार एक आ जाएगा, ठीक है जी। माइनस ये 1/10 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा। जिसको ये पल्ले ना पड़ रहा हो तो भाई किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास बढ़िया से बढ़िया मैंने मेथड बता के दे दिया है। 7/9 हो गया, 200 मतलब ये 20 हो गया माइनस में। अब आप ये देखोगे फिर से ये जीपी में बन गया। अब यार आगे आप कर लेना भाई, ठीक है। ये जीपी में बन गया है, जीपी के 20 पदों का योग निकाल लेना, जीपी के 20 पदों का योग आप निकाल लेना, ठीक है जी। शॉर्टकट आपको बता दी है, यहाँ पर मैंने इसका शॉर्टकट बता ही दिया ऑलरेडी, ये है, ठीक है जी। 2 ही टर्मोलॉजी के क्वेश्चन आते, पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। वर्कशीट आज आपको प्रोवाइड हो जाएगी दोपहर 1 बजे तक, आराम से देख लेना, ठीक है। जीपी की वर्कशीट आपको कल प्रोवाइड होगी, एपी की आज प्रोवाइड हो जाएगी, आराम से सॉल्व करना है, इसकी कल मिल जाएंगे आपको, ठीक है जी। तो इसको आप नोट कर लो, बाकी आप खुद सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सॉल्व इटसेल्फ। और ट्रिक आपको पता है, कोई ये ना कह देना कमेंट करके बाद में ग्रुप पे कि इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक मैंने बता दी, उसके अकॉर्डिंग आप खुद ही कर सकते हो। देखो है, यही तो दिक्कत है, दिक्कत यही है ना। अब पता है ये लोग बोल के रह गए कि यहाँ पर एक कैसे कर दिया। अरे भाई वो गलती से रह गया मुझसे, 77 था, अगर मैं 7 को बाहर निकालूंगा तो 11 बचेगा, 7 को बाहर निकालूंगा तो 111 बचेगा, वहां पर मैंने एक लिख दिया। मैंने बोला ना कि पता है क्या लॉजिक क्या है आप लोगों का, ये है कि अगर एक भी गलती मिल गई ना मुझे तो भाई कसम इसकी इसकी ना ऐसी की तैसी कर देंगे हम, कुछ भी हो। और भाई मिस्टेक हुआ है, ये मतलब बड़ी अद्भुत कला है आपके पास। हाँ किसी में भी हो ट्रिक वही यूज होगी, ट्रिक यही यूज होगी, कितने भी कैसे भी टर्म हो कोई आइडिया नहीं है, कितने भी ले आओ, कुछ भी ले आओ, ट्रिक सेम यूज होगी, नहीं तो बेसिक करके उसको देख लेना। चलो आओ, एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं भाई, नया कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, और जिसके भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। देखिए जी, बोल रहा है कि भाई पीमा पद व क्यूमा पद व आर्मा पद, पीमा पद क्यूमा पद आर्मा पद जीपी में है, जीपी में है मतलब गुणोत्तर श्रेणी में है। तो देन तो थोड़ा तैयार रहना, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आपको क्वेश्चन मतलब ऐसे प्रश्न में ये चीजें मिल जाए तो आपको क्या करना है, ए का मान ई मानना है, बी का मान ई स्क्वायर मानना है, सी का मान ई क्यूब मानना है। दूसरी बात मैं बताऊं,
इसका यूज हमेशा लॉग वाले क्वेश्चन में होगा। किस में होगा भैया? इसका यूज हमेशा किस वाले क्वेश्चन में होगा? लॉग वाले प्रश्न में होगा। लॉग नजर आएगा, ये कंडीशन दी जाएगी, तब आपको ऐसे मान लेना है, लॉग वाले प्रश्न में होने वाला है। ठीक है जी, अभी आपको आइडिया लग जाएगा हम बताना क्या चाह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। जीपी के 4 पद मैंने कल बता दिए थे, वन ए अपॉन आर क्यूब, फिर लिखा था मैंने ए अपॉन आर, फिर ए आर, फिर ए अपॉन आर क्यूब, मतलब ए आर क्यूब। मैंने वास्ट में सही करके उसको लिख दिया था। आपने पीडीएफ देखी होगी तो उसमें आपको सही मिल गया होगा। शायद आंसर 0 आएगा। चलो आओ देखें भाई, किसका 0 आप दे रहे हो भाई। ठीक है, जरूरी नहीं ई मान सकते हो आप, इसकी जगह पर 10 भी मान सकते हो। 10 भी माना जा सकता है, 10 या 10 का स्क्वायर या 10 का क्यूब, लेकिन मोस्टली लॉग वाले क्वेश्चन में तो आपको यही मानने हैं। मैं तरीके बता रहा हूं, बस ये है, आपको लॉग के क्वेश्चन में मोस्टली यही मानने हैं। मानने को आप ये मान सकते हो, लेकिन मैं तुमको नहीं मनवाऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस वजह से बस केवल सिंगल अप्रोच रखो। If P terms, Q terms, R terms of a GP are ABC, find। हैं? अरे फाइंड क्या करना है वो? ये फाइंड क्या करा रहा है? कुछ भी, कुछ भी मतलब बेटा, टाइपिस्ट भैया कुछ भी कर रहे हो आप। इसका जो फाइंड होगा वो ये बताएगा कि बताओ भाई पी क्यू आर लॉग ए, लॉग बी, लॉग ए, लॉग बी एंड लॉग सी, यहां 1 1 1, इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? यार ट्रिक से नहीं कर पाओगे क्या आप? ट्रिक से भी तो कर लो भाई, वैल्यू सेम आएगी, चेक करके देख लेना। करके तो देखो, कल हम भाग थोड़ी ना रहे हैं कहीं, कल बता दिया जाएगा। आइए, अभी अभी क्या बताया था मैंने आपको कि ये पीमा पद, क्यूमा पद, आरमा पद कितना दिया जा रहा है? ए बी सी दिया जा रहा है। कहा था अगर पीमा पद, क्यूमा पद, आरमा पद ए बी सी है तो मैंने क्या बोला था? ए को क्या मान लो? ई, बी को क्या मान लो? ई का स्क्वायर, सी को क्या मान लो? ई का क्यूब। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता हूं लॉगरिथम के, लॉग से रिलेटेड। लॉग से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है कि जितना लॉग और यहां जो वेरिएबल है, मान लो यहां पर एक्स आ गया, और जितना वेरिएबल उतना ही बेस हो, तो उसका मान कितना आ जाता है? बोलोगे भाई 1 आ जाता है। इसी में एक दो कॉन्सेप्ट और सीख लो। जैसे आपने कहा कि भैया यहां पर ना लॉग कोई वेरिएबल आता है, मान लो एक्स आ गया, लेकिन यहां बेस ई है, और मुझे ना लॉग को हटाना है, लॉग को हटाना है, तो लॉग हटेगा तभी जब जितना बेस में है ना, जितना बेस में है उसी को उठाकर इसकी पावर बना दो, इसकी क्या कर दो? पावर बना दो, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, मेरे पास में कितना आ जाएगा? एक्स। फिलहाल अभी हम इन दोनों का यूज करेंगे जब हम लॉगरिथम पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन अलग यूज होता है ना इसका। चलिए अब आइए, अब यहां पर लिखा है पी क्यू आर। अच्छा, पी क्यू आर को पी क्यू आर रहने दो, लो भाई पी क्यू आर को पी क्यू आर रहने दो, हालांकि हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं लेट करके। लॉग ए, लॉग ए का मतलब है लॉग ई। अब आपको पता है लॉग ई बेस में भी ई छुपा होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1। नहीं पल्ले पड़ो होगो, लॉग ई बेस में तो ई छुपा होगा ना, तो इसका मान 1। लॉग ई स्क्वायर बेस में ई होगा तो इसका मान 2। लॉग ई क्यूब बेस में ई होगा तो इसका मान 3।
सही है। तो यानी कि यहां पर लिख दोगे 2, यहां पर लिख दोगे 3, यहां पर ऑलरेडी 1 1 1 लिखा है। और शॉर्टकट करना चाहते हो, और शॉर्ट में करना चाहो ना, तो और भी कर सकते हो। बोलो कैसे, बताएं कैसे। आप जो ये पी क्यू आर पद दिए जा रहे हैं ना, इनको भी आप मान लो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। लो भाई, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद मेरे पास में ए बी सी है, यानी ई स्क्वायर ई क्यूब है। तो मतलब अगर मैं यहां पर वैल्यू उठाकर रखता भी हूं ना पी क्यू आर का 1 2 3, तो आपको पता है डिटर्मिनेंट में अगर कोई दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभ बराबर आ जाते हैं तो इसका मान कितना आता है, 0 आता है। तो 0 आता है। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। कितना आ जाएगा, 0। हालांकि सभी के आंसर भी आ चुके हैं। अरे वाह, विवेक भैया वो इनफाइनाइट तक नहीं है, वो एंड टर्म्स तक है। ठीक है, इनफाइनाइट तक नहीं है वो एंड टर्म्स तक है। तो इसको इनफाइनाइट को हटा देना, यहां पर अगर लिख गया हो इनफाइनाइट तक नहीं होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अभी। एक क्वेश्चन इसमें गायब है यार। चलो आओ, इसी से संबंधित। बताओ भाई, इसका जवाब बताओ जल्दी से। एक्स का मान 1 से ज्यादा, वाई का मान 1 से ज्यादा, जेड का मान 1 से ज्यादा, लेकिन ये बोल रहा है जीपी में है। अगर जीपी में है, तो अगर जीपी में है लेकिन लॉग नजर आ रहा है, मैंने क्या सीखा कि जीपी में है अगर लॉग नजर आ रहा है तो आप तुरंत एक्स को क्या मानो, ई, वाई को क्या मानो, ई का स्क्वायर, और जेड को आप क्या मानोगे, ई का क्यूब। बोलो यस और नो। यही तो सिखाया है कि अगर जीपी में है तो लॉग लगाने पर इनका मान ई स्क्वायर ई क्यूब हो जाएगा। तो अब जब यहां पर ई रखोगे आप इधर पर, जब आप log x x की जगह पर ई रखोगे तो log ई बेस ई इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये 1 प्लस में 1 2, यहां y का मान ई स्क्वायर है तो ये 2 बनाएगा, तो 2 प्लस का 1 यानी 1/3, ये बना लेगा 1/4। अब ये किस में है, ये जो तीन पद हैं किस में है, एपी में, जीपी में कि एचपी में। अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा एपी जीपी एचपी को। कैसे चेक करोगे, तो आप कहोगे कि पहले हम एपी की कंडीशन लगाते हैं। एपी कंडीशन क्या होती है भैया, दूसरा वाला पद का डबल, और पहले वाले पद और तीसरे वाले पद को जोड़ो। तो क्या ये सच में बनाएगा, मैंने कहा नहीं बनाएगा, क्योंकि 2 प्लस में 1 3, 3 बटा में 4 बनेगा नहीं। एपी कंडीशन नहीं होगी, एपी कंडीशन फॉलो नहीं होगी। अब आप कहोगे कि आप कर लेते हो अपने मन से, ये भी बोल देना ना। एक कैलकुलेशन आपकी, एपी कंडीशन पता है, जीपी कंडीशन पता है, लॉजिक आपको क्या लगाना है वो मैंने आपको बता दिया। तो आपको जीपी वाली कंडीशन लगानी हो, ये तो गलत हो गया। जीपी कंडीशन होती है दूसरे वाले पद का स्क्वायर और इन दोनों का आपस में गुणा। तो देख रहे हो ना, 4 दूना 8, इसका स्क्वायर 1/9, 1/8। नहीं भाई, जीपी भी नहीं बनेगी। एचपी की कंडीशन, अभी आज एचपी पढ़ने वाले हो, एचपी की कंडीशन होती है कि दूसरे वाले पद वो पहले और तीसरे वाले पद के गुणनफल के डबल और ए प्लस सी होता है। ये एचपी की कंडीशन होती है, अभी पढ़ाऊंगा एचपी आज ही की क्लास में। तो इसका डबल, तो बी का मान है 1/3, तो 2, ए की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू 1/4, और अपॉन में इन दोनों को जोड़ दो, 2 से 2 गया। इनका जब आप एलसीएम ले रहे होगे तो ये बनाएगा कितना, 1/4, और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, 4 और 2 का एलसीएम 4। तो यहां पर 4 बनाने के लिए 2 का ऊपर गुणा, 2 का नीचे गुणा, 2 प्लस में 1 3, 3/4, 4 से 4 गया। क्या ये बराबर आ रहा है, हमने कहा हाँ भैया एकदम बराबर आ रहा है। यानी ये एचपी की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। किसकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, एचपी की कंडीशन को।
मतलब एक बार हम फार्मूला लिख दिया करें। जी जी, थैंक यू। एचपी कंडीशन मैंने लिख दी, लिख दी ना, ठीक है। एचपी कंडीशन क्या होती है, दूसरे वाले पद और 2ac अपॉन में प्लस सी। बताओ तो हम इसकी कैलकुलेशन एक एक स्टेप भी समझा दें आपको। एचपी मतलब हरात्मक श्रेणी। चलिए आइए, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको आप बोलते हो शॉर्टकट में एचपी। एचपी का एक अद्भुत अद्भुत समायोजन है एपी के साथ में। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का बहुत अच्छा खासा कनेक्शन है एपी के साथ में। लेकिन बस बात ये ना कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, लिख लेना यहां पर, एक दूसरे के उल्टे हैं। मतलब इन दोनों के बीच में ना परपेंडिकुलर का काम होता है। परपेंडिकुलर बोले तो एक की रास्ता इधर है, एक की रास्ता इधर है, दूसरे एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे होते हैं, उल्टे होने का मतलब समझ रहे हो, रेसिप्रोकल होते हैं। बोलो कैसे भाई, सुनिए जी। जिस तरीके से आपने एपी के पदों को इस तरीके से डिनोट किया था, चलो मैं बता रहा हूं यहां से, एक मिनट। एपी के पदों को किस तरीके से डिनोट किया था आपने, आपने किया था 1 अपॉन में ए, यानी कि ए ऐसे करके, ए कॉमा एपी की कंडीशन ए कॉमा ए प्लस में डी कॉमा ए प्लस में 2d कॉमा ए प्लस में 3d कॉमा डॉट 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 डॉट। ये किसमें है, आपके समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, बस इतना बता दो, ठीक है। अच्छा अभी के लिए ठीक है भैया राहुल, ओके भैया। ये क्या है, एपी में है। अगर हम इन्हीं को क्या कर दें, उल्टा कर दें, उल्टा करने का मतलब है 1 अपॉन में ए प्लस में डी, ठीक है। 1 अपॉन में ए प्लस में 2d, 1 अपॉन में ए प्लस में 3d। तो ये पता ये किस में हो जाएंगे, ये फिर एचपी में हो जाएंगे। यानी साफ साफ पता चल रहा है भाई कि अगर एनवा पद अगर आप निकालते हो एपी का, तो ए प्लस एन माइनस का डी होता है। तो अगर यही एनवा पद अगर आप एचपी का निकालोगे, ये किसका है, एपी का है। अगर आप एचपी का निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में ए प्लस में एन माइनस 1 ऑफ डी। ये आपका किसका हो जाएगा, एचपी का हो जाएगा। बातें मेरी भाई समझ में आ गई। एचपी एपी का उल्टा। और याद रखना, एचपी हमेशा एचपी के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं होता है, एचपी हमेशा एपी के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है। एपी से आसान बन जाता है। ठीक है जी। कैसे पता करें, लॉग लिखा है। मां कसम सच बता रहा हूं, इस क्लास में मुझे कभी कभी चक्कर आने लगता है, ऐसा लगता है कि मैं यहां पर गिर ना जाऊं। लॉग कैसे, अरे भाई साहब मेरे, ये लॉग, ये क्वेश्चन कंप्लीट था, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, मैंने इसको कंप्लीट किया। तो लॉग नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लॉग नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एलन का मतलब लॉग होता है, एलन का मतलब लॉग होता है। ठीक है जी। एक दूसरे के क्या होते हैं, ये उल्टे होते हैं, रिवर्स चलते हैं, ऐसे भी कह सकते हो आप। हाँ रेसिप्रोकल नहीं बोल सकते, वो तो सही है, रेसिप्रोकल तो नहीं बोला जा सकता है इसको। ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बार ये बताओ आप, अभी अभी मैंने इसकी हालांकि कंडीशन बताई है कि एचपी कंडीशन क्या होती है कि ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एचपी। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, आपको अभी बताया बी बराबर में कितना होता है, 2ac अपॉन में ए प्लस में सी। ये आपकी एचपी की कंडीशन है। ठीक है जी। आज जिस तरीके से मैंने आपको पदों को मानना सिखाया था, जैसे मैंने पदों को मानना सिखाया था, मैंने सिखाया था ना आपको पदों को मानना कैसे भाई साहब, कि कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी जो है वो आर इन, आर इन का मतलब है किस श्रेणी में है। तो मैंने कहा कि अगर ये एपी में होते हैं तो आप क्या मानते थे, इसको जीपी में होते थे तो आप इनको क्या मानते थे, और अगर आप एचपी में होते हो तो क्या मानते हो। तो मैंने आपको यह सिखाया था कि अगर एबीसी एपी में होता है तो उनको आप मानो 1 2 3, सिखाया था ना एपी वाली कंडीशन में।
अगर जीपी में होते हैं तो इनको क्या मानते हो, 1 2 और 4। एचपी में होते हैं तो इनको क्या मानते हो, बोलोगे 3, ऐसे करके मानो 6 4 और 3, 6 4 और 3, तब आप इनको ऐसे मानोगे। बातें समझ में आई कि नहीं आई? ये मैंने अलग अलग तरीके बताए, अब देखना इनका कितना गजब तरीके से यूज किया जाता है क्वेश्चन को सॉर्ट करने में, मतलब मजा आ जाएगा इससे। हाँ, इसमें एपी सॉल्व करनी होगी, फिर एपी के टर्म्स को उल्टा कर देना, वो एचपी में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे वो पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं इसका। 6 4 3 कैसे माना? बिल्कुल सही है। एपी में 1 2 3 आपने कैसे माना था? इनके पास में जो अंतर होने चाहिए समान होने चाहिए। ये मैंने एपी कंडीशन में आपको बताया था कि नहीं बताया था यार? भैया पता दिक्कत क्या है, प्लीज जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करते रहो। नहीं, मुझे ये पता है कि आपको खुद ये बात मालूम है कि बेसिक हमारा क्लियर नहीं है, और हम तैयारी सच में एक अव्वल दर्जे के एग्जाम की कर रहे हैं। तो अगर हमारा बेसिक नहीं कंफर्म है तो प्लीज रिवीजन जरूर करते रहो। एपी में 1 2 3 बताया था, जीपी में 1 2 4 बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि ये कंडीशन को फॉलो करते हैं। 6 4 3 कंडीशन को फॉलो करेगा, इस वजह से 6 4 3 बनाया है। ठीक है, कैसे आया, कहां से आया? तो भैया ये 6 4 3 ना इस वाली कंडीशन को फॉलो करेगा, इस वजह से मैंने इसको नंबर, इस वजह से इसके नंबर को यहां पर मान लिया है। ठीक है जी, आ जाओ भाई सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, कहना चाहता है कि 12x और 6 एचपी में है तो x का मान बताओ। तो ये बताओ 12x और 6, मतलब अगर ये मान a है, ये मान c है, और ये एचपी में है, तो कंडीशन क्या होती है? b बराबर में 2ac अपॉन में a प्लस में c। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी 2। a का मान कितना है? 12 है, और c का मान 6 है, डिवाइडेड बाई 12 प्लस में कितना? 6। तो 12 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 18, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 4, और x का मान आ जाएगा आपके पास में 8। देखो जी, अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, अभी यहां से आप समझना, अभी यहां से आप थोड़ा समझना कि हम कैसे एचपी को सॉल्व करते हैं। तो एचपी को सॉल्व करने का अद्भुत तरीका है, एपी में कन्वर्ट करके फिर एपी को सॉल्व कर दो, जो आंसर है उसको उल्टा कर देना, एचपी में हो जाएगा। जैसे ये 3 4 6 एचपी में है, अब अगर ये एचपी में है तो बड़े ध्यान से सुनना, करने को आप, मैं इसका डायरेक्टली भी तरीका कर सकता हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एपी में कन्वर्ट करके कैसे करोगे। एपी में कन्वर्ट करोगे, ये 1/3 बनेगा, ये 1/4 बनेगा, ये 1/6 बन जाएगा, डॉट 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 डॉट। सभी को पता है कि ये वाला जो होगा हमारे पास में वो पहला पद होगा 1/3। डी का मतलब सारवांतर, सारवांतर कैसे निकाला जाता है? 1/4 माइनस 1/3। एलसीएम आ जाएगा 12, यहां 3 में से 4 चला जाएगा, माइनस का 1/12। मुझे कौन सा पद चाहिए भैया? मुझे चाहिए 10वां पद, तो यहां पर मुझे चाहिए T10। T10 एपी का 10वां पद मतलब a प्लस में 9d। a का मतलब 1/3 है 9, और d का मतलब है माइनस का 1/12। अब आपको एलसीएम बराबर करना है भाई, 12 है और यहां पर कितना है? 3 है, तो 4 तिया 12, यानी यहां पर मैंने क्या कर दिया? 4 का मल्टीप्लीकेशन कराया, तभी तो बराबर आएगा ना। तो कितना बनेगा भाई? 4, और ये बन जाएगा कितना? माइनस का 9। तो 9 में से 4 चला जाएगा, 9 में से 4 चला जाएगा, माइनस का 5/12। ये मेरे पास में 10वां पद आया है, आ गया 10वां पद। लेकिन ये भैया 10वां पद एपी का है, मुझे किसमें चाहिए? एचपी का। तो एचपी का 10वां पद कितना हो जाएगा? 12 बटे में माइनस का 5, यानी माइनस का 12 बटे में 5।
ऑप्शन नंबर कितना है, डी आंसर होगा आपका। ठीक है, अब आपको मैं एक डायरेक्ट तरीका जो बताया था 10वें पद का, तो T10 इज इक्वल्स में कितना था, 1/a प्लस में n माइनस 1 ऑफ डी, यानी कि 9d। तो आपको ये पता हो गया 1 और a का मान कितना है, 3 है, प्लस में। अब बड़े ध्यान से समझना, यहां से गड़बड़ हो जाएगा, इस वजह से ना इसको हम सॉल्व नहीं करते इससे। d का मान 1 रखोगे तो, क्योंकि d का मान 1 रखना पड़ेगा, 9 3 12, तो 1/12 आएगा। इस वजह से ना मैं आपको ये सॉल्व नहीं कराता हूं, ना ही किया जाता है, ना ही ये किया जाता है। तो जो ये आपने फॉर्मूला लिखा है ना, वो आप हटा देना। ये जो मैंने फॉर्मूला लिख के बताया ना, ये वाला फॉर्मूला, ये आप इसको हटा देना। ठीक है जी, ये प्रूव हो चुका है। आप बढ़िया से समझो तो केवल एपी में कन्वर्ट करो और उसका आंसर बताओ, बस ऐसे देखो। ठीक है भैया, वो nth टर्म वाला जो फॉर्मूला है वो हटाओ, एपी में कन्वर्ट करके ही करना है। अभी जितने भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं सब ऐसे ही करोगे आप। जैसे कि अब ये है, देखो जी, एचपी का 5वां पद 7 है, किसी हरात्मक श्रेणी का जो 5वां पद है वो कितना दिया जा रहा है, 7 दिया जा रहा है, और जो 7वां पद है वो कितना दिया जा रहा है, 5 दिया जा रहा है। लेकिन आपको पता है किस में है, आपके एचपी में है। एचपी में है तो मैं इसको एपी में कन्वर्ट कर दूंगा। एपी में जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो एपी में कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, T5 इक्वल टू उल्टा कर दो पदों को, 1/7, T7 इज इक्वल्स में उल्टा कर दो 1/5, और आपको याद हो गया होगा, आपको याद हो गया होगा कि रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 1, अब देखेंगे कितने लोगों को पता है। रिजल्ट नंबर 1 का मतलब है, एपी का रिजल्ट नंबर 1 था, अगर एमवा पद 1/n है और एनवा पद 1/m है, तो टी एमनवा पद कितना होता था, तो 1 होता था। याद आया किसी को, नहीं याद आया? 7 को इसके साथ में गुणा में ले जाओ, 5 को इसके साथ में गुणा में ले जाओ, यानी आपके पास में बन गया T35, तो T35 इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। आया कि नहीं आया? तो इसी से आप क्या निकालते थे, 1 माप, मतलब पहला पद। पहला पद कितना आएगा, 1/35 आएगा। बोलो हाँ या ना, आएगा कि नहीं आएगा? अरे भैया आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो अब आपको निकालना कितना है, 12वां पद निकालना है। कितना निकालना है, 12वां पद। अब 12वां पद निकालना है तो इसमें 12 का गुणा करना पड़ेगा 1 में, तो इधर भी 12 का गुणा करना पड़ेगा, 12/35, यानी कि 12/35। लेकिन भैया ये तो एपी का है, अगर ये एपी का है तो एचपी में कन्वर्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, उल्टा 35/12। ये मेरे पास में आंसर आएगा 35/12, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलो एक मिनट, मेरे दिमाग में थोड़ा सा सस्पेंस हो रहा है, थोड़ा सा सस्पेंस हो रहा है लास्ट वाले को लेकर कि यार जब सारे के सारे पद हमारे उल्टे हो रहे हैं ना, तो हमारा एनवा पद भी उल्टा ही होगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। एक बार प्रूव करके देख लेते हैं यार। मेरे सारे के सारे पद अगर उल्टे हैं तो इसका जो एनवा पद हुआ, यहां पर जो मैंने इसका एनवा पद बताया था यार, वो भी उल्टा होना चाहिए फिर तो, है ना जी? वो भी मेरा उल्टा ही पद होना चाहिए, नहीं 1/a प्लस में n-1 ऑफ डी, एनवा पद तो फिर उल्टा ही होना चाहिए ना फिर, ये तो एचपी में। बस इसको प्रूव करना है, जरा यहां पर आओ, प्रूव करते हैं इसको, इस वाले क्वेश्चन में। इसमें मुझे क्या निकालना है, डी का मान निकालना है, सार्वांतर निकालना है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, इसमें भी मुझे डी का मान निकालने के लिए ना एपी में जाना पड़ेगा, या आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे, बात ये भी है। समझ रहे हो बात को? मान लो अगर इसका 10वां पद हम निकालते भी ना, इसी वजह से मैंने इसको हटाया था वहां पर। ए प्लस में कितना आता है, 9d। तो आपको ये तो पता है कि अगर हम ए का मान अगर उठा के रखेंगे तो ए का मान हम क्या रखेंगे, हम तो एचपी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहते हैं, तो 3। लेकिन डी कैसे पता चलेगा? आना तो हमें कहां पे पड़ेगा, एपी में ही ना। इसी रीजन से इसको हटाओ आप, ये ठीक है। ठीक है बहना, निकता नाम है आपका, हाँ जी। ओके जी, हम ये चाहते हैं कि अगर हमें सेपरेट सेफ अगर सॉल्व करना है फिर एचपी के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, वो की होगा, होगा नहीं। ठीक है जी, इस रीजन से आप इसको हटा ही दो, नोट ना करना, ये केवल मैंने इसको अलग वे में रखा था।
ये कंफर्म हो गया भैया? हाँ मनोज भैया, बात ये ना कि अगर मैं फार्मूला लिखूंगा ना, अब फार्मूला अगर लिख दूंगा तो लोग बाग उसको डायरेक्टली यूज कर देंगे, और डायरेक्टली अगर यूज करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर वो आंसर मैच तो वैसे भी नहीं होने वाला, आपको भी पता है, क्योंकि एडी का मान आप एपी से निकाल के रखोगे, है ना जी। और अगर मैं यहां पर ये वाला फार्मूला लिख भी दूंगा ना, तो आधे लोग जो है ना उसी से सॉल्व करने लगेंगे, फिर हमें उल्टा बता देंगे कि भैया ये तो गलत हो गया आपका। इस रीजन से हम ऐसा काम ही क्यों करें कि वो वाला ऐसा फॉर्मूला दूं जिससे वो गलत हो। कुल मिलाकर इतना आप अपने आप में समझ लो कि भाई हमें एचपी सॉल्व करना है तो हमें पहले उसको एपी में कन्वर्ट करना होगा, बस सीधी सी बात ये है। एक बढ़िया सा प्रश्न आता है आपके पास, वो ये है, अब मैं तुमको टर्मोलॉजी सिखाता हूं जो मैंने मानना सिखाया है। आपको ये पता है कि अगर एपी में हम वैल्यू को क्या मानते हैं, एपी में हम वैल्यू को क्या मानते हैं, 1 2 3। जीपी में वैल्यू को क्या मानते हैं, 1 2 4। एचपी में वैल्यू को क्या मानते हैं, 6 4 3। बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्या मानते हैं भैया, 6 4 3 मानते हैं एचपी में। तो भैया ये बताओ, यहां पर ये एचपी की बात कर रहा है, तो नॉर्मल सी बात, मैं इसको 6 और इसको 4 और इसको 3 मान लू तो कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अब यहां से एक चीज पता चल गई मुझे कि यहां पर 2b बराबर में 4 हो गया, तो अगर 2b इक्वल में 4 हो गया तो मतलब b का मान मुझे पता चल गया कितना, 2। और अगर b का मान 2 पता चल गया तो यहां से आप वैल्यू a की भी निकाल सकते हो। a प्लस बी इक्वल टू 6 है, तो a का मान कितना हो जाएगा, b का मान 2 है, 6 में से 2 चला जाएगा 4। हुआ ना लॉजिक। b प्लस सी, तो b प्लस सी अगर इक्वल में 3 दिया जा रहा है तो c का मान कितना हो जाएगा, बोलोगे भाई 1। अब ए बी सी का मान हमें पता चल गया है, अब आप हमें बताओ कि ए बी सी की वैल्यू किस में है, तो बोलोगे भाई ए बी सी का जो मान आपने निकाला है वो निकाला है 1 2, नहीं नहीं नहीं, आपने निकाला है 4 2 एंड 1, 4 2 1, और 4 2 1 दूसरे वाले पद का स्क्वायर पहले और तीसरे वाले पद के गुणनफल के बराबर में है, मतलब ये वाले टर्म जो है वो हमारे किस में आते हैं, जीपी में आते हैं। यस और नो बोल दो अगर समझ में आया है तो। मैंने क्या बोला कि अगर जीपी में पद आते हैं तो आप उनको क्या मानते हो, उनको मानते हो 6 4 3। तो मैंने बोला इनको 6 4 3, जहां पर 2b बराबर में 4 हो जाएगा तो b का मान 2 निकल आया, b का मान 2 निकल आया तो इसमें b की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो 6 - 2 यानी a का मान 4, b का मान 2 तो 3 - 2 यानी c का मान 1 हो गया। तो ए बी सी की वैल्यू 4 2 1 आ गई, 4 2 1 आ गई, तो मतलब ये जीपी में हो गया। अब जरा देखो ध्यान से कौन सा ऑप्शन जीपी में है, ए बी सी आर इन एपी खत्म करो, ये किसमें एपी में दिया जा रहा है, खत्म करो। 1/a, वाह वाह क्या बात है, 1/a 1/c आर इन जीपी। अब यहां पर उल्टा लिख दिया गया है, 1/a 1/v 1/c ऐसा होना चाहिए था यहां पर, और ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सी ऑप्शन करेक्ट है, मैंने कहा हाँ। आप कहोगे भैया कैसे करेक्ट है, क्योंकि ये तो एबीसी में होना चाहिए, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिक मैं तुमको इतना अंदर तक लेके जा रहा हूं, डीप लेके जा रहा हूं, आप समझो तो कि जीपी में मैंने ये भी तो बताया था कि ए की बार में -1, बी की बार में -1, सी की बार में -1 भी आपके जीपी में ही होंगे, बोला था ना। मैंने बताया था कि अगर ए की बार में एन और बी की बार में एन और सी की बार में अगर एन आता है तो वो भी मेरे जीपी में होंगे, लेकिन कब होंगे, वो तभी होंगे जब आपके एबीसी जीपी में है। तो अगर एबीसी जीपी में है तो इनवर्स करो चाहे पावर एन करो, तो वो भी जीपी में ही रहने वाले हैं। तो यानी 1/a 1/b 1/c का मतलब है ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स, तो यानी ये भी जीपी में रहने वाले होंगे। बताओ भाई कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अगर इसमें एबीसी भी लिखा होता, जैसे ये लिखा है एबीसी, तो वो तो जीपी में है ही, वो भी जीपी में है। मैं यहां पर थोड़ा सा मोल्ड करके रख रहा हूं, ऑप्शन को मैंने तोड़ा है, देख रहा हूं ना कि किसको ये प्रॉपर्टी पता है जीपी की।
ठीक है, ये किसको प्रॉपर्टी पता है जीपी की, इस वजह से मैंने इसको तोड़ा। बल्कि एक्चुअल बताऊं ना, इसका एबीसी ही है ऑप्शन में, इसका ऑप्शन में एबीसी ही है। इसका ऑप्शन में एबीसी ही है, लेकिन मैंने इसको तोड़ा है। देख लो, वही क्वेश्चन है ना, सेम। प्रॉपर्टी ऑफ जीपी। चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही। बाकी ये तो मैं अब हटा ही दे रहा हूं, ठीक है जी, या आप इसको जो है ऊपर कर लो, उसी के हिसाब से देख सकते हो। बाकी आपके लिए 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं। हालांकि मैं इसका सॉल्यूशन कल की क्लास में फिर से कराऊंगा, जिस कल आज कराया है। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में है, और वैल्यू को लेट करके ही करो। इसको आप बेसिक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वैल्यू को आप समझ नहीं पाओगे कि हम मान क्या रखें। चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मुलाकात करेंगे कल, और कोशिश करेंगे कल ये टॉपिक ओवर हो जाएगा, क्योंकि अभी एएम जीएम एचएम है, लेकिन कुछ कंडीशन अगर रह भी जाएंगी तो हो सकता है तीसरी क्लास भी जाए। अगर तीसरी क्लास जाएगी तो भैया कोई दिक्कत नहीं, उसमें तीसरी क्लास में हम क्वेश्चन को भी डिस्कस कर देंगे। जो भी आपको मैंने वर्कशीट, आज 2 बजे तक वर्कशीट आपको मिल जाएगी। एपी की ही मिलेगी वर्कशीट, ये ध्यान रखना। जीपी की आपको कल तक मिल जाएगी, ठीक है भैया। एचपी की भी मिल जाएगी। बाकी के जो हमारे मिक्सअप क्वेश्चन होंगे वो कल की वर्कशीट में मिल जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज दिन है आपका, शायद मेरे हिसाब से 30 तारीख है। 30 तारीख है। मुझे ना 7 तारीख को और 8 तारीख को आपकी क्लास में नहीं ले पाऊंगा, मुझे है काम। अभी से मैं बता दे रहा हूं आपको कि 7 तारीख और 8 तारीख को मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा। रीजन क्या है? मेरा एग्जाम है, ठीक है, मेरा एग्जाम है फिलहाल, ऐसे भी समझ लो। 7 और 8 को मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा भाई। और एग्जाम यहीं कहीं नहीं है, एग्जाम है मेरा दार्जिलिंग। इस रीजन से भाई 7 और 8 को क्लास में नहीं ले पाऊंगा भाई, ठीक है जी। बाकी आप रिवीजन अच्छे से करते रहो, प्रैक्टिस आप वर्कशीट आप करते रहिएगा, और बढ़िया तरीके से जो नहीं, पेट का एग्जाम नहीं मेरा, मैं स्टेट, ये जो मैं केवल अपने सब्जेक्ट पर ही जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ना कि मुझे कुछ अता पता है नहीं बाकी सब्जेक्ट का, जीएस में क्या है, हिंदी में क्या है ना, वो मुझे आइडिया नहीं है। तो पेट वगैरह का एग्जाम नहीं है। चलो जी, ठीक है भाई। हाँ, एंगेजमेंट बस यही तो रह गया मेरे पास में, एंगेजमेंट का ही काम है। अभी जीने दो, जिंदगी को अच्छे खासे जी रहे हैं। चलिए भाई, ठीक है भाई, सभी को नमस्कार है। थैंक यू, बाय, टेक केयर। देखो भैया, मौज ना लो, दिक्कत ये है कि दार्जिलिंग में ना मेरा, हाँ, एग्जाम है। अब बाकी आप समझ चुके होगे, मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ प्रभु, मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, सिंगल बंदा हूँ, अकेला हूँ, ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। मेरा एग्जाम है वेस्ट बंगाल असिस्टेंट टीचर का, जिसका सेंटर गया है दार्जिलिंग पे, ठीक है भाई, इतनी बात है। चलिए भाई, तो सभी को नमस्कार है, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आज की क्लास में। थैंक यू भाई, रिवीजन करते रहो, लास्ट वाला भूलो ना, नहीं तो फिर आगे दिक्कत आ जाएगी, ठीक है भी। चलिए, थैंक यू भाई।